चलिए, आज हम आपका एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या चैप्टर का नाम है सर? सर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, एज राज कपूर सेड द शो मस्ट गो ऑन। तो यस, लेट्स स्टार्ट अगेन। एंड सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर लेट मी बी वेरी क्लियर दैट ये एक ना थेरोटिकल कम है, ये चैप्टर थ्योरी वाइज कम है, ये प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने का अपना थोड़ा अप्रोच अलग होगा। सबसे पहले आईसीआई से जब तक पूरा चैप्टर कवर नहीं होता प्लीज मैच मत करना। आधा अधूरा आप देखोगे और आईसीआई से मैच करके तो बोलोगे सर ने गलत पढ़ा है। एक बार मेरा पूरा चैप्टर कवर होने देना। अपन ये सारे इलस्ट्रेशंस जो बुक में दिए है अनसॉल्व्ड वाले वो पूरे करेंगे, जो टेस्ट योर नॉलेज है वो आप खुद करोगे, डाउट्स पूछोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको अलग मेथड बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन इजीली समझ जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है सर, एग्जाम में अगर अलग मेथड के तो मार्क्स देंगे क्या? ऑफकोर्स देता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है। तो वो आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर में ये देखिए कितने फॉर्मूलेज दिए। अपन फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, अपन हर चीज लॉजिकली सोचेंगे कि लॉजिकली ये क्यों आया, ताकि अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है तो आप नया क्वेश्चन टैकल कर पाओ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं गारंटी दूंगा कि आप ऐसा पढ़ लोगे तो 100% पास होगे, कोई फैकल्टी वो गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको बट ये इंश्योर कर सकता हूं कि मैं आपके मार्क्स को फैसिलिटेट करूंगा अच्छे लाने में। आई हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। ओके, बट मेहनत एट द एंड आप ही को करनी है। एट द एंड मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना आप ही को है। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ सबसे पहले एक चीज समझो, एक बहुत बड़ा ग्रुप समझो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ग्रुप अभी समझो। हाँ सर, आदित्य बिरला ग्रुप है। अब आदित्य बिरला ग्रुप क्या करता है, उनका ना वो लोग कपड़े बनाते हैं। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप इवेंचुअली टी शर्ट वर्ट बनाते हैं, चेक करना गूगल पे। हाँ सर, क्या होता है तो पहले उनका एक डिवीजन है, वो डिवीजन में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है कॉटन। जो फार्मर्स लोग कॉटन ग्रो करते हैं ना, कॉटन आता है। यस सर, फिर ये लोग क्या करते हो, कॉटन को दे क्लीन द कॉटन, की कॉटन में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, कॉटन को प्योर करते हैं। देन प्योर करने के बाद वो कॉटन के यार्न्स बनाते हैं छोटे छोटे, ताकि फिर उसको कलर करते हैं, रेड वाइट जो भी जैसा कलर चाहिए। यस सर, एंड देन ये होता है इनका आउटपुट, डिवीजन ए का बड़ा सा डिवीजन है। तो ये बड़ा सा ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप, उनका डिवीजन ए है। हाँ सर, अब ये जो आउटपुट बना ना, इसके दो दो ऑप्शन है उनके पास। सर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ये है कि ये जो आउटपुट बना इसको सीधा मार्केट में सेल कर दो, डायरेक्ट मार्केट में सेल करो। जो बाकी कंपनी जैसे रेमंड्स हो गए, या आपके रेमंड्स के अलावा और पार्क एवेन्यू हो गया, ये लोग वो कॉटन खरीद लेंगे एंड देन ये लोग उससे कपड़े बनाएंगे। एक केस ये हो गया। हाँ सर, मार्केट में बेच दो कॉटन के जो बॉल्स बने। या दूसरा, इन्हीं का एक और डिवीजन है जो शर्ट बनाता है। आदित्य बिरला ग्रुप का एक और डिवीजन है जो शर्ट बनाता है, एरोस के जो शर्ट होते हैं ना वो आदित्य बिरला ग्रुप वाले, तो वो शर्ट बनाते हैं। हाँ सर, शर्ट बनाते हैं। अब उनके पास चॉइस है, या तो ये कॉटन उनको दे दो अपने ही डिवीजन को। यस सर, आदित्य बिरला ग्रुप क्या चाहेगा कि सर मैं अपने ही डिवीजन को दूं। क्यों? इसके दो रीजन। रीजन नंबर वन, हम यहाँ क्वालिटी खुद इंश्योर कर सकते हैं। सबसे प्राइमरी रीजन कि हम क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल है। रीजन नंबर टू, एंड ये बहुत रेलिवेंट है, मुझे मार्केट में बेचना है ना, तो मेरे को कुछ खर्चे करने हैं। जैसे सर एडवर्टीजमेंट, सर सेल्स एक्सपेंसेस, मेरे को सेल्समैन लगाना है सर। यस सर, एजेंट, एजेंट का कमीशन। यस सर, इसके अलावा मैं शॉप लूंगा तो उसका रेंट, वेयर हाउस, वो सारे खर्चे लगेंगे। यस सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसको अपन बचपन से पढ़ के आए। हाँ सर, ये खर्चे लगेंगे। यस सर, अब ये सारे खर्चे मेरे बच जाएंगे जब मैं मेरी डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जब मैं मेरी डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ तब मेरे को सेल्स वाले की जरूरत नहीं है, मेरे को उसके लिए एडवर्टीज करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे खर्चे बच जाएंगे। हाँ सर, ये दो प्राइमरी रीजन है जिसके कारण कंपनी सोचती है कि हम डिवीजन में ही ट्रांसफर करें। कहा करें? डिवीजन में ही ट्रांसफर करें। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, सेलिंग नहीं, डिविजनल ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर हो रही है गुड्स, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एट अ स्टेज टू प्रॉपरली डिटरमाइन कि किस प्राइस पे ट्रांसफर करना है, और जो प्राइस आई है वो क्यों आई है, लॉजिकली आप डिसाइड कर सकते हो प्रॉपर लॉजिक के साथ। ठीक है, हाँ सर। अब एक और, ये आपके लिए काम का है, या आपको अगर केस स्टडी है तो उसमें काम आएगा। समझना हमेशा नेसेसरी नहीं है कि रॉ मटेरियल ही ट्रांसफर करोगे।
वेरी इंपॉर्टेंट सर। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अपनी बहुत बड़ी कंपनी, अपन ने सैप लिया हुआ है, आप में से कुछ लोगों ने शायद आर्टिकलशिप में काम भी किया होगा सैप। अब मैंने सैप लिया हुआ है, अब सैप मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नहीं लेता, मैं पूरे रिलायंस ग्रुप या मैं आदित्य बिरला ग्रुप के ले लिया हूँ सैप। तो सैप मैंने ग्रुप के ले लिया। अब अगर मैं कोई नया डिवीजन बनाता हूँ तो उसको भी सैप जाएगा। अब उसको सैप का कुछ तो पे करना है, वो क्या करना है? यस सर। कभी कभी ऐसा होता है मेरे कुछ एक्सपर्ट लेबरर है या एक्सपर्ट अकाउंटेंट है मेरे पास है, वो मेरे एक डिवीजन में बेस्ट यार, उनसे अच्छा मेरे को बिजनेस एनालिसिस कोई नहीं करके देता। यही बंदे की सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ फॉर सर किसके लिए यूज कर रहे हो सर? यही बंदे की सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ मेरे दूसरे डिपार्टमेंट को सक्सेस लेने के लिए। तो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं हमेशा सिर्फ रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करूं। कभी कभी मैं किसी की सर्विसेज ट्रांसफर कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया पेटेंटेड या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, या लोन, लोन ग्रुप लेता है, ओवरऑल लोन ग्रुप लेता है। अब कभी कभी उसमें ऐसा क्या होता है, मैं मेरा एक डिवीजन है और समझ लो दो डिवीजन है, एक डिवीजन ए एक डिवीजन बी। ए का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, तो ए को अच्छे से लोन मिल गया, लेकिन बी का इतना अच्छा है नहीं तो बी को लोन नहीं मिला। अब ए ने लोन लेके बी को दे दिया, ऐसा भी तो ट्रांसफर करवा सकता हूं मैं। समझ रहा क्या? एंड इसमें और बड़े स्केल पे सोचो, कभी कभी यही सेम चीज इंटरनेशनल लेवल पे सोचो। एक डिवीजन इंडिया में एक बाहर है, तब कैसा होगा? एप्पल चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करा था, फिर असेंबल कैलिफोर्निया में होता, सेल वर्ल्ड में होता। तो बड़ी कंपनीज को ये है ना, और ऐसा क्यों करते हैं इंटरनेशनल इसमें क्यों करते हैं सर? सिंपल है ना सर, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा सर। सर कभी कभी कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल वही मिलते हैं, जैसे ऑयल हो गया वो यूएई में ही मिलता है, तो ऑयल या तो समुद्र में, जैसे रिलायंस की ऑयल रिफाइनरीज है। या सर दूसरा, रॉ मटेरियल कहीं कहीं बहुत चीप मिलता है। हाँ सर, रॉ मटेरियल, लेबर। तो सर ये कुछ रीजन है जिस कारण आप इंटरनेशनल भी शिफ्ट होते हो, ठीक है? तो इसीलिए आपको जानना है कि डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरनेशनल का कहा दिया हुआ है। देखो मैं इसलिए बोला स्टडी मैट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैंने लॉजिकली जो ऑर्डर समझता है वो किया हुआ। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने ये आपको समझा दी है होती क्या है, ठीक है? क्यों करते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन इसी पे पढ़ते कि उसका टैक्सेशन कैसा होता है। तो ये सारी चीजें अब अपन ने लिंक कर दी। अब इंस्टीट्यूट ने अलग से टॉपिक दिया, लेकिन अपन ने मिक्स कर दिया, इंट्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ सर। अब सर ट्रांसफर प्राइसिंग का यूसेज क्या है, सबसे पहले समझो, लॉजिकली समझो। सर अपन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं कैसे सर? सर ट्रांसफर प्राइसिंग में कभी कभी क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए ध्यान देना। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का डिटेल में जानना है तो चैप्टर नंबर डिविजनल ट्रांसफर, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर नंबर 7 है, आप वो अच्छे से देख सकते हो। लेकिन यहाँ क्योंकि दिया हुआ है तो अपन एक बार उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका स्टडी मैट में, देखिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हर डिवीजन जो प्रॉफिट है उसके लिए वो अकाउंटेबल है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग में प्रॉब्लम रहा, जो अपन आगे प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, तो तकलीफ क्या होगी, मेरे को जो सप्लाई है वो ही महंगा आ गया, जबकि वो उतना कॉस्टली होना ही नहीं चाहिए था। तो उस चक्कर में, और जबकि मैंने इंटर डिपार्टमेंट ही लिया है, तो उस चक्कर में मेरा परफॉर्मेंस वैल्यू अफेक्ट होगा, और अगर सही रहा तो मेरा परफॉर्मेंस सही होगा। तो ये है एक यूजफुलनेस, यूटिलिटी को यूजफुलनेस बोलते हैं। हाँ सर। दूसरा एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कंपेंसेशन। मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एग्जांपल दिया, मेरा एम्प्लॉय इधर बहुत अच्छा काम करता है, उसको मेरे को इधर रखना है, तो मेरे को समझेगा ना कि भाई उसने और कितना काम किया, एम्प्लॉय को प्रॉपर्ली एंगेज कर पाऊंगा, और उसने जितना काम किया उस हिसाब से उसको कंपेंसेट कर पाऊंगा। इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है? नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन। नाउ रिसोर्स एलोकेशन क्यों जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है यार। यार मेरे एक डिवीजन में ना ज्यादा इनपुट आ ही नहीं रहा है, उसको मशीनरी का इतना काम ही नहीं हो, 2 मशीन में काम चला ले रहा, मैंने फालतू में वहां 5 मशीन लगा रखी है, क्यों? या मेरे एम्प्लॉयज वहां कम चाहिए, मेरे को दूसरे डिवीजन में ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं वो अलोकेट कर पाऊँ। रिसोर्स एलोकेशन, यस सर। एंड टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस, इसके लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन, प्रॉफिट पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, ठीक है? हाँ सर। और ये मैं आपको पेपर 6 की बात नहीं कर रहा, ऑप्शनल में नहीं, मेन जो आपका डीटी है ना पेपर 7 उसमें भी है ये, ठीक है? अब समझो, ये तो हो गया यूजफुलनेस। अब सर अपन देखते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के तरीके क्या है, कितने मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के। देखो 3 मेथड्स है, मार्केट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, नेगोशिएशन बेस्ड, ठीक है? सबसे पहले अपन मार्केट बेस्ड के बारे में बात करें। मार्केट बेस्ड क्या होगा सर? निगोशिएशन सीधा सीधा मार्केट प्राइस पे, दो डिवीजन आपस में जो मार्केट में गुड्स बिक रहे, इसमें समझो जैसे ये एक गुड मैं बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गुड्स मैं बनाता हूँ, अब ये गुड मार्केट में इंडिविजुअली भी बिकता है। हाँ सर, अभी इंडिविजुअली 50 रुपए में बिक रहा है, यस सर, ये इंडिविजुअली 50 रुपए में बिक रहा है, मेरे एक डिपार्टमेंट को ये चाहिए,
मार्केट प्राइस पे मैं क्या बोलूंगा, भाई तेरे को भी चाहिए तो तेरे को भी मैं 85 रुपए दूंगा, खत्म, 50 रुपए से कम नहीं देने वाला। डिवीजन ए बोल रहा है डिवीजन बी को कि तेरे को चाहिए तो तेरे को भी मैं 50 में दूंगा। सिंपल मार्केट प्राइस, कोई दिमाग नहीं, मार्केट का जो प्राइस है वही चलेगा। हाँ सर, सिंपल वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। यस सर। अब इसके तो कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले समझो, मार्केट प्राइस निकालना बहुत बार इजी नहीं है, और ये हमेशा अनबाय, मतलब सबसे पहले समझो डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस निकालना हमेशा इजी नहीं है। कभी कभी मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा बायस हो सकती है, जैसे डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है, सर मुझे अर्जेंटली बेचना था, मैं जब इसका प्राइस मार्केट में निकालने गया ना, तब एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि अर्जेंटली लोगों को बेचना था ये प्रोडक्ट। इसके गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए जिसमें मैं ऐसी पिन नहीं लगा सकता, तो शायद ये रूल में इसलिए लोग जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये सर डिस्ट्रेस सेल हो गया। अब मैंने वो मार्केट प्राइस निकाल ली, तो ये बायस हुआ क्या, सॉरी ये अनबायस हुआ क्या, नहीं सर ये बायस हो गया। ठीक है, ये हो गया एक बहुत बड़ा लूप होल। कुछ केसेस में मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, जैसे शेयर्स। यार अगर शेयर ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल ऑयल का ले लो, ऑयल को किस टाइम करोगे, मार्केट प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण तो और ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशन है, क्या है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस हाईली फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, कुछ गुड्स का तो मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो डिसएडवांटेज हो। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है सर, अगर जो यह डिस्ट्रेस सेल वाला है ना, अगर नॉर्मल सेल्स है तो वेरी गुड, मार्केट प्राइस अनबायस होता है, कोई दोनों डिवीजन का उस पर होल्ड नहीं होता कि डिवीजन ये सोचेगा अच्छा मार्केट प्राइस मिले, जो मार्केट में फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग रहता है। नेक्स्ट, इट कांट बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, नाउ अब सर इसके बाद कॉस्ट बेस्ड है, कॉस्ट बेस्ड अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, पहले निगोशिएशन बेस्ड समझ लेते हैं। निगोशिएशन बेस्ड क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट के बीच का। अब क्या होता है, कॉस्ट आपका एक सर्टन कॉस्ट लगा होगा, यस, और मार्केट प्राइस आपकी एक रही होगी। अब जो मार्केट प्राइस है उसमें आप ही समझो, मार्केट प्राइस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूसिव है। हाँ सर है ना। अब बताओ, मैंने पहले इंट्रो में ही बताया कि मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगना इंटर डिपार्टमेंट में, तो मैं निगोशिएट करूंगा डिवीजन बी वाला डिवीजन ए से कि देख भाई तू देने का भाव बोल, जो अपन बोलते हैं ना देने का भाव बोल, सेम बता कितने में देगा मेरे को प्रोडक्ट, मैं निगोशिएट करूंगा। निगोशिएशन किस बेसिस पे होगा, मार्केट और कॉस्ट के बेसिस पे, इस बेसिस पे निगोशिएट होगा, समझ रहा है, निगोशिएट बार्गेन निगोशिएट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं निगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। किस पे बेसिस है सर, निगोशिएशन पे। यस सर। सर इसके एडवांटेजेस, मैनेजर्स को ऑटोनॉमी मिलती है कि वो सिस्टर यूनिट में बेचे या मार्केट में बेचे, मैनेजर्स को फुल ऑटोनॉमी है कि भाई सिस्टर यूनिट में बेचे या मार्केट में बेचे। सर इसके लिए एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन और इंटरनल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑफ कोर्स जब मार्केट रेट चाहिए तो उसके लिए एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इंटरनल कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करना टफ काम है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यस सर, ये हो गया निगोशिएशन बेस्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड क्या होता है, इट यूजेस कॉस्ट मेथड, कॉस्ट यूज करते हैं, और इंटर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बेसिकली कॉस्ट मेथड में इंटर कॉस्ट रिकॉर्ड यूज करते हैं। इसमें 4 टाइप है सर, या तो वेरिएबल के बेसिस पे, या स्टैंडर्ड के बेसिस पे, या कॉस्ट प्लस मार्कअप के बेसिस पे, या फुल कॉस्ट के बेसिस पे। वेरिएबल के बेसिस का मतलब क्या, ध्यान दो, वेरिएबल के बेसिस का मतलब क्या सर, वेरिएबल का मतलब आपको एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो खर्चा लग रहा है, ध्यान देना, एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो खर्चा लग रहा है, एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो खर्चा लग रहा है, उतने पे आप बेचोगे। इसी को मार्जिनल भी बोलते हैं, मैंने पढ़ा है मार्जिनल, एक और नया यूनिट बनाने को जो मार्जिनल कॉस्ट लगा, मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल को मार्जिनल भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट, यहां लिख दो 1 एडिशनल यूनिट। ठीक है, 1 एडिशनल यूनिट, नोट्स अपडेट कर लेना। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट के पास एक्सेस कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मशीन 50,000 यूनिट बना पाती है, हाँ सर, अभी मैं बनाई, मार्केट की डिमांड 30,000 है, तो जो 20,000 मेरे पास है वो मैं वो मैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ बिना मेरा मार्केट का लॉस हुए। यस सर। अब समझना, मुझे ना एक यूनिट बनाने को 25 रुपए लगते हैं, रॉ मटेरियल लेबर वेबर सब करके, फिक्स कॉस्ट तो मेरा लग चुका, चलो वो गया, 50,000 की मशीन का खर्चा लग चुका। अब ये जो एडिशनल मेरे को 25 रुपए लग रहा है, अगर मैं इतने में डिपार्टमेंट को दे दूं सामने वाले, कंपनी के एस्पेक्ट से सोचना, एक डिपार्टमेंट के एस्पेक्ट से नहीं प्लीज। हाँ, तुम खुद को कंपनी का सीईओ समझो, कंपनी का सीएफओ समझो। कंपनी का सीएफओ क्या सोचेगा कि यार देख इसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी पड़ी है, तो ये 25 में दे दे, कंपनी का भी लॉस नहीं और कंपनी को जेब से पैसा देना है नहीं, 25 रुपए खर्चा है, 25 रुपए दूसरा डिपार्टमेंट दे रहा, दूसरा डिपार्टमेंट जो 30 रुपए में बाहर से प्रोडक्ट खरीदता था उसको 25 में मिल रहा,
तो ओवरऑल कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। समझा अभी एक्सेस कैपेसिटी में क्यों होता? यस सर। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में और डिटेल में समझेगा, लेकिन अभी समझो। और ठीक है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, कोई फिक्स कॉस्ट या मार्कअप कॉस्ट नहीं लगा सकते आप, प्रॉफिट कुछ ऐड ही नहीं कर सकते इस पे, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। मैं क्यों बोलूं यार, मैं 25 रुपए जितने में बन रहा हूं उतने में क्यों बेचूं? मैं तो बोलूंगा ना 26 रुपए में बेचो। एक चीज पढ़ी थी अपन ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, गोल कॉन्ग्रुएंस। समझा क्या? मैं 25 वाला बोलूंगा ना 26-27 में बेचो, तब तो मैनेजर का दिखेगा कि मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ है। समझा क्या? वो इसमें आप नहीं कर पाओगे। यस सर। तो ये हो गया वेरिएबल या मार्जिनल के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट में सिंपल है यार, एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रेट होगा जो बजट, लेबर, मार्केट, मटेरियल, इन लोगों के बेसिस पे पहले ही प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से डिटरमाइंड होगा, उतने में आप बेचोगे। ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है भाई? वरायंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वरायंसेस, अलग अलग टाइप के अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जितने अभी तक अपलोड है उसमें देखा हुआ है, वेरियस टाइप के वरायंसेस के बारे में पता चल जाएगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? पूरे ग्रुप का करते हैं ये, मटेरियल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप एक पर्टिकुलर एक बिजनेस का नहीं करवा पाओगे, आपको पूरे ग्रुप का करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आप लार्ज स्केल खरीदते हो। लेबरर को आप ऐसा नहीं देते हो भाई इतना ले इतना ले, आप लेबर पूरे कंपनी के हिसाब से देखते हो। यस सर। कई कई जगह आप मार्केट का साइज ओवरऑल ग्रुप के हिसाब से देखते हो, तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करवा पाओगे इस चीज, आपको एक सेंट्रलाइज बेसिस पे करवाना है। ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड इसका। फिर सर इसके बाद कॉस्ट एंड मार्कअप एंड फुल कॉस्ट। सबसे पहले फुल कॉस्ट देखते हैं। फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्राइस इन बेस्ड ऑन फुल प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब जो पूरा खर्चा लगा है वो प्लस वैल्यू चेन एक्टिविटीज जो है ना, जैसे सर मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग गया, वेयर हाउस का खर्चा लग गया, जो वैल्यू चेन में मदद कर रही है। यस सर, वैल्यू चेन में वो सारी भी एक्टिविटीज इसमें आएगी, वो सारी भी एक्टिविटीज का खर्चा इसमें आएगा। सर ये तो वापस वही होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एग्जैक्टली यही इसका प्रॉब्लम है, यही इसका डिसएडवांटेज है, यही इसका डिसएडवांटेज है। देखो यही सेम इसका डिसएडवांटेज है, मैंने लिखा नहीं इधर क्योंकि समझा ही दिया है मैंने। इसका एडवांटेज क्या? सप्लाइंग डिवीजन कभी लॉस में होगा नहीं, क्योंकि उसको जितना खर्चा लग रहा है वो पूरा ले रहा है, प्लस एज एंड व्हेन प्लस वो भी खर्चा ले रहा है जो उसको वैल्यू एडेड सर्विसेज में लग रहा है। यस सर। अब ये प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन ये प्रॉफिट दिखा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे सर? क्योंकि एक्चुअली तो अपने को मिला नहीं, अपन ने तो सोचा हुआ है कि ये सारे खर्चे लगे होते अगर अपन बाहर बेचे थे तो। ध्यान देना। हाँ सर। और जो लगे होते उसको एंटिसिपेशन बेसिस पे आप नहीं मान सकते प्रॉफिट। बेसिक अकाउंट्स का प्रूडेंस प्रिंसिपल है यार कि प्रॉफिट हुआ तो उसको पहले मत मानो, लॉस को पहले एंटिसिपेट कर लो। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ सर। और कॉस्ट प्लस मार्कअप में वही होता है, फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या फुल कॉस्ट ये वाला कॉस्ट है, ये पूरे का पूरा खर्चा आएगा प्लस आप प्रॉफिट लोगे, तो यहां प्रॉफिट लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, यहां लिख सकते हैं कि एडिशनली प्रॉफिट ले रहा है, एडिशनली प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहा है, यह एडिशनली और प्रॉफिट रुपीज में डाल के ले रहा है कि भाई इतना पैसा तू और दे रहा है, और दे रहा है, अपने हाथ में आ रहा है एडिशनल प्रॉफिट। यस सर, इसको बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। सप्लाइंग डिविजन विल नेवर बी एट लॉस एंड कैन अकाउंट दिस प्रॉफिट। यहां वो अकाउंट नहीं कर सकता था, बस यही डिफरेंस है। सेम डिसएडवांटेजेस मार्केट प्राइस ट्रांसफर। इसके जो डिसएडवांटेजेस है, क्यों सर? क्योंकि पूरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कहीं काफी हद तक ये मार्केट प्राइस से रिलेटेड नहीं हो गया। पूरा खर्चा प्लस प्रॉफिट, सोचने दो सर, एक सेकंड। पूरा खर्चा प्लस प्रॉफिट, यस सर, ये तो मार्केट प्राइस से रिलेटेड हो गया पूरा खर्चा और प्रॉफिट। एग्जैक्टली। अब जब चीजें मार्केट प्राइस पे जा चुकी है तो इसके काफी हद तक डिसएडवांटेज वही है जो मार्केट प्राइस वाले हैं, मेजॉरिटी वही है। ठीक है, जो मार्केट प्राइस के है। ठीक है। हाँ सर, समझा अभी? तो क्या क्या पढ़ लिया सर? सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? यस सर। क्या उसकी यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है? यस सर। फिर देन उसके बाद सर हमने एक और चीज देखी, कितने टाइप की होती सर? या तो आप मार्केट बेसिस पे कर लो, या निगोशिएशन बेसिस पे, या कॉस्ट बेसिस पे। मार्केट पे मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन होता है, निगोशिएशन पे कॉस्ट और मार्केट के बीच का। सर कॉस्ट, कॉस्ट में सबसे पहले मार्जिनल वाला, एक यूनिट बनाने का खर्चा। यस सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट सब प्री डिटरमाइंड रेट पे होता है। स्टैंडर्ड हो गया, ये हो गया। तीसरे पे, हाँ सोचो सोचो सोचो, हाँ सर, तीसरे पे फुल कॉस्ट, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चौथे पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते, कॉस्ट प्लस मार्कअप। ये हो गए चारों चीजें। यस सर। अब इसके बाद देखो, स्टडी मैट बाद में लिंक करवाऊंगा मैं, अभी समझो यहां तक का समझा? हाँ सर। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं समझना। ट्रांसफर प्राइसिंग में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई कितने में ट्रांसफर प्राइस करोगे। दो डिवीजन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक परचेसिंग डिवीजन, जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ और मेरे को मेरा दूसरा डिवीजन सप्लाई कर रहा है। जैसे अपना जो एग्जाम्पल था,
सबसे पहला वाला, इसमें जो ए है वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है अपना आउटपुट या उसका आउटपुट किसको, दूसरे डिवीजन को। तो डिवीजन बी जो है ये परचेज कर रहा है, तो डिवीजन बी इज योर परचेजिंग डिपार्टमेंट, वाइल डिवीजन ए इज योर सप्लाइंग डिवीजन। ये समझा? जो आउटपुट या जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसको बोलते सप्लाई, जो ले रहा है उसको बोलते परचेजिंग, सिंपल। हाँ सर, अब ध्यान दो, अब ना ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए दो तरीके, ड्यूअल रेट और टू पार्ट। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ड्यूअल रेट एंड टू पार्ट। केस स्टडी में सीधा सीधा इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट कैसे अवॉइड करोगे, कैसे अवॉइड करेंगे सर, टू पार्ट एंड ड्यूअल रेट में। कैसे? टू पार्ट एंड ड्यूअल रेट क्या होता एक्सक्यूज मी। ड्यूअल रेट का मतलब क्या होता है, अपन दो रेट डिटरमाइन करते हैं, मतलब एक रेट होता है जो परचेजिंग डिवीजन डिटरमाइन करता है, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करता है, और एक होता है जो सप्लाइंग डिवीजन नोट आउट करता है। अरे सर ऐसा कैसा, ये कभी देखा नहीं, समझोगे? एक चीज समझना, परचेजिंग डिपार्टमेंट हमेशा क्या चाहेगा कि मेरे को कम सस्ते में प्रोडक्ट मिले। हाँ सर, सस्ते में इनपुट मिले। यस सर, इससे मैं आउटपुट अच्छा करूं, मेरा आउटपुट पे प्रॉफिट बढ़े। यस सर, सिंपल। सप्लाइंग डिवीजन क्या चाहता है, सर मेरा आउटपुट बढ़े, सप्लाइंग डिवीजन ज्यादा इसमें बेचेगा। अब एक चीज समझना, अगर मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट हूँ और तुम सप्लाइंग डिपार्टमेंट, तुमने अपना प्रॉफिट लगा के मेरे को दिया, मुझे ये पता चल गया, मुझे दुख नहीं होगा मेरी कंपनी मेरे से प्रॉफिट कमा रही है, मेरा मोटिवेशन कम नहीं होगा बिजनेस करने का, जॉब करने का। यस सर। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि उसके बेसिस पे तुम मेरे को कमीशन दोगे, तो मैं तो बोलूंगा नहीं, प्रॉफिट तो कंपनी ने चार्ज किया है, तुम मेरा कमीशन क्यों कम कर रहे हो। यस सर, ये लॉस हो गया। यस सर। तो टू रेट, ध्यान देना, ड्यूअल रेट और टू रेट का डिफरेंस समझो। ड्यूअल मतलब दो रेट दे रहे हो, टू रेट का मतलब मैं बताऊंगा, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, ये ड्यूअल है। ड्यूअल मतलब दो रेट दे रहा हूं मैं। हाँ सर, ड्यूअल होता है ना, दो लोगों के बीच में फाइट को ड्यूअल बोलते हैं, तो वही ड्यूअल रेट है। एक होता है परचेसिंग डिवीजन, एक होता है सप्लाइंग डिवीजन। अब इसमें होता क्या, परचेसिंग डिवीजन बोलता है, परचेसिंग डिवीजन को बोलते हैं कि तुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट मिला, परचेसिंग डिवीजन खुश कि मेरे को 100 रुपए का मिल गया, मेरे को अच्छा मिल गया, मैं खुश। जो सप्लाइंग डिवीजन है वो क्या करता है, उसको तो घर पे 60 रुपए का ही पड़ा है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, उसको मार्जिनल कॉस्ट प्लस वो एक प्रॉफिट का अमाउंट बता दे। तो वो क्या करेगा, वो उसके बुक्स में ये 100 रुपए का जो गुड्स है, इसको 100 रुपए में दिया हुआ है, वो इसके बुक में 100 रुपए प्लस वो प्रॉफिट 40, वो अपने बुक में 140 नोट डाउन करेगा, ये 100 रुपए नोट डाउन करेगा। सर इसमें तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ तुम्हें समझी क्या, बुक्स ऑफ एंट्री डबल एंट्री कैसे टैली हो रही, एक डिवीजन क्या डबल एंट्री टैली हो रही है, डिवीजन वाइज सोचो प्लीज, समझो अभी। सप्लाइंग डिवीजन क्या सोचेगा, समझ लो उसने कैश में लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ठीक है, कैश टू सेल्स 140 140। यस सर। अब वो कैश ऐसा कर लो, कैश टू कॉस्ट ऑफ सेल्स टू प्रॉफिट, ठीक है, वो अब एंट्री छोड़ो, ठीक है। तो उसने 140 पे नोट डाउन कर लिया। डिवीजन बी ने क्या नोट डाउन किया, सर उसने 100 रुपए पे ही नोट डाउन किया, क्योंकि उसको तो पता है मार्जिनल कॉस्ट, तो वो 100 रुपए पे ही नोट डाउन करेगा। यस सर। सर अकाउंटिंग कुछ अजीब सी नहीं लग रही, सर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग हो रही है, ये एक डिसएडवांटेज है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। तो जब बुक रिकनसाइल होगी ईयर एंड पे, कंसोलिडेशन, इंड एस 103, बिजनेस कंसोलिडेशन एंड कॉम्बिनेशन, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। बुक जब इनिशियल एट द एंड 31 मार्च को रिकनसाइल होगी, जब बुक 31 मार्च को रिकनसाइल होगी, तब समझो ना, इसने अलग पे परचेज किया इनपुट, इसने अलग पे रॉ सेल्स किया है, वो काटना पड़ेगा, प्रॉफिट का अमाउंट हटाना पड़ेगा। डिटेल में अपन कंसोलिडेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, इंडेस में, ठीक है, एफआर में, समझो अभी। हाँ सर। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट और स्टैंडर्ड डिवीजन में ये बहुत प्रॉब्लम है कि सर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स आर टफ टू मेंटेन है, क्योंकि हर साल एक आपको दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनानी है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, अपन छोटे इसमें सोच रहे हैं, आप समझो लाखों करोड़ों होता है ऐसा, गुड्स आते हैं जाते हैं, सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कवर करने हैं, तो काफी कॉम्प्लेक्स है ये। और इसमें आर्टिफिशियल प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट अचीव हुआ है, ये प्रॉफिट एक्चुअली अचीव हुआ है क्या, नहीं सर, ये तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, मैंने मेरे ये जेब से गुड ये जेब में रख दिया, जेब बदला है, एक्चुअली है तो मेरी जेब में, तो क्या प्रॉफिट कमाऊंगा क्या मैं खुद के जेब से खुद के जेब में डाल के, तो आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो सर ये करते क्यों है, सर ये इसीलिए करते हैं बिकॉज एम्प्लॉय का मोटिवेशन बना रहे हैं, ठीक है। यस, एम्प्लॉयर को कभी एम्प्लॉय को ये ना लगे कि मेरा यूज हो रहा है। सर तो इसी का कुछ चेंजेस, यस सर, इसी को और थोड़ा इंप्रूव करके है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग।
वो क्या था, वो ड्यूअल रेट था। ये आया टू पार्ट, समझा, टू पार्ट। इसमें दो पार्ट है, ड्यूअल रेट में दो अलग अलग ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसमें दो पार्ट है, एक ही ट्रांसफर प्राइस के दो पार्ट है सर। मतलब एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, प्लीज कुछ और मत समझना, ठीक है। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पे आप ट्रांसफर करोगे प्लस एक लमसम अमाउंट लोगे। यही लमसम को देखो टू पार्ट बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट है ना, पहला तो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट पार्ट है, ये एक एडिशनल पार्ट आप डाल रहे हो, एक और एडिशनल पार्ट, सो इसीलिए टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, समझा, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, यस। अब ये क्या करता है, इट हेल्प्स रिकवरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको रिकवर करने में मदद करता है। टू पार्ट वाला क्या करता है, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं कंपनी का, अपने आपस में भाई भाई से प्रॉफिट नहीं कमाना है, उनको क्या करना है, उनको ये जो इट हेल्प्स इन रिकवरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, ठीक है, यस। सप्लाई डिवीजन शोज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली, बिकॉज वो ये वाला अमाउंट दिखा सकता है। एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट कैन परचेज गुड्स एट लोअर रेट, यस सर। तो सर दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन होगा, यस सर। तो ये होगा ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या कॉन्फ्लिक्ट थे दो, एक तो ड्यूअल रेट, और आप अवॉइड कैसे करो ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड कैसे करोगे सर, ड्यूअल रेट करेंगे या टू पार्ट करेंगे सर। ड्यूअल रेट मतलब परचेसिंग डिपार्टमेंट अलग रेट बताएगा और जो अपना स्टैंडर्ड सप्लाइंग डिवीजन है वो अलग रेट बताएगा। परचेसिंग डिपार्टमेंट मार्जिनल कॉस्ट पे लेगा, सप्लाइंग डिवीजन मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे लेगा। सर टू पार्ट में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम, यस सर, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम, हाँ सर, ठीक है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। अब यहाँ आपका थेरोटिकल वाला पोर्शन कवर होता है सर, बस इतना सा समझो, थेरोटिकल वाला मैंने जानबूझ के बोला है। अब अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चंस करने वाले। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट यहाँ आप लोग वीडियो पॉज करोगे, ये पूरा रिवाइज करोगे और फिर क्वेश्चंस देखोगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चंस पहले मत देखना। अगर क्वेश्चंस पहले देख लोगे तो जो समझेगा ही नहीं कि क्वेश्चन में कोई अप्रोच क्यों लगा। 2 मिनट बस वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। चलिए फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अब ध्यान देना, इसमें ना आप दो नए टर्म्स पढ़ोगे क्वेश्चंस में। शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये रादर देन मैं थेरोटिकली एक्सप्लेन करूं, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। समझो, सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ते, एक मैन्युफैक्चरर कॉर्नफ्लेक्स का, ठीक है, उसके दो डिवीजन है, एक प्रोड्यूसिंग कॉर्नफ्लेक्स, एक कॉर्नफ्लेक्स बनाता है, और एक पैकिंग, उसी कॉर्नफ्लेक्स को पैक करके सेल करता है मैन्युफैक्चरर कार्टून्स में। द प्रोडक्शन डिवीजन परचेजेस ऑल द कार्टून्स फ्रॉम पैकिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, अभी बोला, जो प्रोडक्शन है वो पूरे का पूरा कार्टून डिपार्टमेंट से परचेज करता है। क्यों करता है इसके पीछे डिटेल अपन समझ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कार्टून फ्रॉम आउटसाइड वेंडर, अगर बाहर से करते तो क्या होता, ये आउटसाइड है तो इसके ऊपर लिख देने का, अपना स्टडी मैट है उसके ऊपर लिख दो आउटसाइड। आउटसाइड का क्या खर्चा है, अगर मैं 5,000 कार्टून खरीद रहा हूँ तो मुझे 77 में पड़ेगा। कितने में पड़ेगा बेटा सर, 77 में। और सर मैं 8,000 कार्टून खरीद रहा हूँ तो मेरे को 95 का पड़ेगा, ठीक है, यस सर। अभी वो ठीक है, क्यों क्या ये फैक्ट है, ये समझा, हाँ सर। नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय द पैकिंग डिवीजन फॉर सिमिलर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट, ये अपना पैकिंग डिवीजन का। पीडी लिख दूं पैकिंग डिवीजन को अभी के लिए, हाँ सर, पीडी लिख दो क्योंकि उसी से परचेज करना है, परचेज और पैकिंग डिवीजन, हाँ सर। पीडी का क्या खर्चा है, अगर मैं पीडी से 5,000 कार्टून लेता हूँ, खर्चा है, ये कॉस्ट है, ये वो नहीं है जो उसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट है। क्या है बेटा, यार मार्क कर लो, कॉस्ट हाईलाइट करके रख लेना प्लीज, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे, कॉस्ट है ये। कितना है, 5,000 के लिए 75 और 8,000 के लिए 80,000, फॉर 5,000 फॉर 500 कार्टून 75,000, फॉर 8,000 कार्टून इज 80,000, ओके, यस सर। द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर कॉर्नफ्लेक्स डिवीजन, कौन सा डिवीजन, कॉर्नफ्लेक्स, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब वॉल्यूम, अगर मैं 5,000 कार्टून या 5,000 सेल करता हूँ या 8,000 सेल करता हूँ, दोनों के लिए दिया तो आपको दोनों के लिए निकालना है। टोटल कॉस्ट, यहाँ ध्यान देना, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कार्टून, कार्टून्स का कॉस्ट नहीं लिया हुआ है। कितना है, 120 है और 180 है। सेल्स वैल्यू पैक्ड इन कार्टून्स, खर्चा इतना है, वॉल्यूम इतना है, यस सर। ये सेल्स प्राइस है, दिस इज सेल्स प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग कार्टून्स, एक्सक्लूडिंग कार्टून्स, ओके। नाउ एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम करो एज अ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। द ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, समझो।
इसका मतलब क्या होता है, जितना कॉस्ट लगा है उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो बटेगा। सर फिर से हाँ, जितना कॉस्ट लगा है जो डिवीजन को, धीरे धीरे मैं काफी स्लोली बोल रहा हूं, जितना कॉस्ट लगा है जो डिवीजन को, उस डिवीजन को टोटल प्रॉफिट में से उतना ही मिलेगा जितना रिस्पेक्टिवली या परसेंटेज उसको खर्चा लगा। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो इधर, ठीक है, एक सेकेंड मैं टेम्पलेट बदल देता हूँ। मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नेट, हाँ सर, दो डिवीजन है ए और बी, यस सर। सर ए ने खर्चा किया हुआ है 50,000 फॉर एग्जाम्पल, और बी ने खर्चा किया हुआ है 40,000, यस सर। तो टोटल खर्चा हुआ है 90,000 का, हाँ सर। अब मैं ये प्रॉफिट कैसे बांटूंगा पता है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बांटूंगा, प्रॉफिट में ऐसे बांटूंगा कि ए को जाएगा 10,000 का प्रॉफिट इंटू 90,000 में से 50,000, समझ रहा है, उसने जितना खर्चा किया तो उसको अराउंड जाएगा, आप समझ लो 5555 इतने रुपीस का प्रॉफिट जाएगा ए को। सिमिलरली बी को जाएगा 4 वो सेम ही 40 इंटू 50/90, दैट इज 4,444.45, समझ रहा है। ये होता है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट। प्रॉफिट उसको कॉस्ट के बेसिस में कन्वर्ट करके बांटा, ये होता है उसका मतलब। अब क्वेश्चन में देखते हैं उसको लगेगा कैसे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, समझा इस मेथड का मतलब क्या होता है, हाँ सर। अब समझो, सबसे पहले सब हटाओ, मैं एक डिवीजन का आपको बताता हूँ, खुद ही यहाँ सोचो, ठीक है। सेल्स वैल्यू इसकी है 2 लाख, कितनी है सर, सर 2 लाख है। 5,000 वाले का कर रहा हूँ, 8,000 वाले का आप लोग खुद करोगे, एक बार खुद करके देखो बेटा, अच्छे से समझ जाएगा प्लीज। 5,000 के दोनों मैं बताऊंगा, 8,000 के दोनों आप खुद करोगे, तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 2 लाख रुपए का खर्चा है, हाँ सर। अब 1,20,000 का तो खर्चा ऑलरेडी लग ही चुका है, सॉरी, ये देखो मैं एक काम करता हूँ, कलर कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इधर। येलो से है सेल्स वैल्यू, कितनी है बेटा, सेल्स वैल्यू 2 लाख है, सेल्स वैल्यू 2 लाख है, यस सर। अब जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एमडी डाल रहा हूँ शॉर्ट में, हाँ सर, उसका खर्चा है बेटा 1,20,000, कितना है, 1,20,000। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, 1,20,000, यस सर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा 1,20,000। अब मुझे बताओ, एक चीज खुद ही सोचना, 5,000 के लिए पैकिंग डिवीजन का खर्चा कितना है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट, इसीलिए यहाँ चिल्ला चिल्ला के कॉस्ट पे अंडरलाइन करवाया सर। 75,000 कितना है, तो उसको मैं ब्लू से मार्क कर लूँ, चलो उसको पिंक से मार्क कर लेता हूँ, दिखता है। पैकिंग डिवीजन पीडी, हाँ सर, पीडी का कितना है खर्चा, सर 75,000, ठीक है। ये दोनों खर्चे तो माइनस हो जाएंगे, तो इन शॉर्ट मेरी नेट कितना अर्निंग हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है सर, 5,000 का, हाँ सर, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 5,000 रुपये का प्रॉफिट दोनों डिवीजन में कैसा जाएगा सर, बहुत सिंपल है सर, अपन सिंपल सा अप्रोच करेंगे सर। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जाएगा वो 5,000 का जो प्रॉफिट है इंटू 1,20,000, क्योंकि इसका टोटल खर्चा 1,20,000 लगा है, अपॉन दोनों का टोटल, दैट इज 1,95,000। ये दोनों का टोटल होगा ना 1,95,000, शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, यस सर। तो कितना हो गया ये, 5,000 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000, 5,000 into 1,220 divided by 195. So this is 3,076.92 rupees, हाँ सर। और जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसको कितना जाएगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट को जाएगा सेम 5,000 इंटू प्रोपोर्शनेटली 75,000 अपॉन टोटल खर्चा लगा है 1,95,000 का, तो उसको जाएगा 1,923.08, समझा, ये दोनों का प्रॉफिट आ गया। यही सेम चीज तुम 8,000 के लिए निकालना, ये होमवर्क है, 8,000 वाला तुम करोगे, ठीक है। देख चेक कर लो, ये देखो 3,077, ठीक है यार, 76.92 उतना अप्रोक्सीमेशन ठीक है, एंड 1,923 को उन्होंने 1,923, समझ रहा।
अप्रोक्सीमेशन है उतना चलता। यस सर, ये प्रॉफिट हो गया। हाँ सर, अब उसके बाद अपने को और एक चीज बोली होगी, शेयर द ट्रांसफर प्राइसिंग शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिवीजन एंड पर यूनिट का खर्चा भी निकालो। अब समझो, अब समझना, पैकिंग डिवीजन ने कितना बेचा है, ये एडिशनल है, इंस्टीट्यूट ने निकाला इसलिए अपन निकाल रहे हैं, एग्जाम में इतना रेलिवेंट नहीं है। 5,000 बॉक्सेस खरीदे थे अपन ने। यस सर। सर कितने में उसको पड़े थे सर? 75,000। लेकिन सर आप समझो ना, 75 में से सर 1923 का तो प्रॉफिट हो गया ना, 1923 का तो इवेंचुअली प्रॉफिट कमा है ना, वो तो कम होगा। हाँ सर, तो 75 में से मैं माइनस कर दूं 1923 पॉइंट, या 1923 ले लो अभी के लिए इसको राउंड ऑफ के हिसाब से। हाँ सर, तो 75,000 इतना खर्चा है, उसमें से प्रॉफिट आ गया तो खर्चे से कम हो जाएगा। हाँ सर, -1923, तो बचा 73,077 रुपीज। हाँ सर, तो सर पर यूनिट कितना लगा? पर यूनिट कितना होगा सर? 73,077 अपॉन 5,000। यस सर, तो दैट इज सर 14.6154 रुपीज पर यूनिट खर्चा इंस्टीट्यूट ने इधर निकाला। ये देखिए, पर यूनिट खर्चा उन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस ऐड करके नेट प्रॉफिट बताया। अपन ने क्या सॉल्व किया? अपन ने सर एक्चुअली कंपनी के पर्सपेक्टिव से सॉल्व किया। हाँ सर, अगर आप डिवीजन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो डिवीजन क्या बोलेगा कि मैं 75,000 प्लस 1,600 का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो डिवीजन क्या करेगा? 75,000 प्लस 1923 ऐड कर देगा और उसको डिवाइड करना है आपको 5,000 से के डिवीजन के बेसिस पे 15.3846। वो इंस्टीट्यूट ने ठीक से बताया नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमेशा होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इंस्टीट्यूट बता देगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम हुई है बेस्ड ऑन शेयर प्रॉफिट टू रिलेटिव कॉस्ट। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं बताया हुआ, तो ठीक है, समझा ये वाला। बोथ मेथड से अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, प्रॉफिट तक आ गया आपका। हाँ सर, प्रॉफिट तक आ गया। अब क्या होगा? प्रॉफिट तक आने के बाद सर वो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एलोकेटेड 80,000 वाला, ये जो 8,000 वाला है ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और फिर आपको ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकल जाएगी जैसे अपन ने निकाली है। ठीक है, समझा? हाँ सर, माइनस कर दोगे आप 1923, तो ये कंपनी के रिस्पेक्ट में ये प्रॉफिट है, कंपनी ओवरऑल होल कंपनी एज अ ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप सोचोगे तो आपको ये पर यूनिट का खर्चा आएगा। ओवरऑल ग्रुप केस में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा एज अ ग्रुप इतने का पड़ा, लेकिन अगर मैं डिवीजन वाइज देखूं तो एक डिवीजन इतने में दे रहा है, परचेसिंग डिपार्टमेंट 15.386 में दे रहा है। समझा क्या दोनों का लॉजिक? मैंने दोनों से जानबूझ के सॉल्व करवा के दिया। ठीक है, समझा? हाँ सर, समझा ये वाला। ठीक है, 8,000 वाला तुम खुद सॉल्व करोगी। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ बोथ द मेथड, छोड़ो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिवीजन। तो उसने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन अपन बताएंगे, वो भी इसके बाद समझाएंगे। अब मार्केट मेथड से बताओ। मार्केट मेथड क्या होता है यार? मार्केट प्राइस, दिमाग नहीं लगाना, मार्केट प्राइस। अब सेम चीजें तुम करोगे, सेम चीजें, मतलब समझो, अब यहां मैं 8,000 वाला निकाल के दे रहा हूँ, वहां 5,000 वाला निकाल के देता, यहां मैं 8,000 वाला निकाल के दे रहा हूँ। 8,000 यूनिट्स में क्या होने वाला है? ध्यान देना, 8,000 यूनिट्स में होने क्या वाला है? जो मेरा खर्चा है, सेलिंग प्राइस है मेरी कितनी है? 3 लाख है। तो 8,000 यूनिट्स के लिए मेरी सेलिंग प्राइस है 3 lakhs। यस सर, सेलिंग प्राइस है। इस पे मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का खर्चा लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 1,80,000। ठीक है सर। हाँ, अब समझना, अब जो मैं परचेज कर रहा हूँ, जो मैं कार्टून्स ले रहा हूँ, वो कार्टून्स मैं अभी मार्केट वैल्यू पे लूंगा। किस पे लूंगा बेटा? सर मार्केट वैल्यू पे। किस पे लूंगा मैं सर? लॉजिकली सोचो सर, आप मार्केट वैल्यू पे लोगे। किस पे लोगे? मार्केट वैल्यू पे। तो इस केस में मार्केट वैल्यू पे अगर उसकी वैल्यू लेता हूं मैं, तो कितनी है सर? 77,000 है। तो 77 का और खर्चा हो जाएगा। तो मैंने नेट कमाया कितना है सर? 3 लाख प्लस एक, सॉरी 3 लाख, सॉरी 77 नहीं होगा, 95 होगा, माय बैड, 8,000 का लेना है, 95 होगा, सॉरी 95। ठीक है, 3,000 में से 1,80,000 माइनस, और इसमें से 95,000 माइनस, तो ओवरऑल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है? तो 25,000 का। कितने का प्रॉफिट कमाया? ध्यान दो इधर, ये देखो, ओवरऑल मैंने 25,000 का प्रॉफिट कमाया। कितने का कमाया? 25,000 का। ये डिवीजन ने कमाया क्योंकि यहाँ मार्केट प्राइस आई है। हाँ सर, अब जो मेरा ये डिवीजन है, सॉरी ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, यस सर, जो कार्टून्स बना रहा है, उस पर ध्यान देना। उसको एक्चुअली घर पे कितने का पड़ता?
सर उसको घर पे पड़ता है 80,000 का। कितने का पड़ता है बेटा? 80,000 का। हाँ सर, उसको घर पे 80,000 का पड़ता है। उसने मेरे को कितने में बेचा? सर उसने आपको बेचा 95,000 में। 80,000 का घर पे पड़ के 95 में, मतलब उसने कितना ज्यादा बेचा? सर उसने 15,000 का प्रॉफिट ऐड करके बेचा। ये समझा ना? 95 में से 80, यस सर, 15,000 का प्रॉफिट ऐड करके बेचा। इतना तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपने कमा लिया, प्लस वो ये डिवीजन ने कमाया जो आपका कॉर्नफ्लेक्स बनाता है। ये कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने कमाया। हाँ सर, और जो कार्टून्स बनाता है उसने कितना कमाया? सर उसने 15,000 कमाया। टोटल कंपनी ने कितना कमाया? 40,000 कमाया। यहां तक का बात समझा क्या? सर समझा? यहाँ तक का पार्ट समझा? हाँ सर समझा। अब मैं यहाँ यहाँ जानबूझ के 5,000 का भी निकाल के एक चीज प्रूव करना, इसीलिए मेरे को अभी याद आया। 5,000 के लिए क्या होगा? सर 5,000 के लिए अगर ये चीज निकालो तो 2,01,20, ठीक है। 5,000 के लिए सेलिंग प्राइस क्या है सर? 2,00,000 है। हाँ सर, और ये सर 1,20,000 है। यहाँ तक का समझा? हाँ सर समझा। अब 5,000 के केस में क्या होगा? कितने में बेचेगा सर? 77 में। तो 5,000 के केस में उसने 77 में बेचा, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,00,000 में से 1,97,000 माइनस कर दो तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ये पूरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने अभी तक कमाया है। यस सर। और सर यहाँ कार्टून डिवीजन ने कितना कमाया? बेटा देख, उसने 77 में बेचा, उसको घर पे पड़ रहा था 75 का, तो उसने यहाँ 2,000 कमा लिए। तो मैंने कार्टून वाले ने 2,000 कमा लिए। हाँ सर, तो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ भी 5,000 कमाया एज अ कंपनी, और तुम यहाँ चेक करोगे तो यहाँ भी प्रॉफिट 5,000 ही आया था। प्रॉफिट सेम ही आएगा, ओवरऑल कंपनी सेम ही प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए मैंने दोनों जगह 5,000 को इक्वेट किया। ओवरऑल कंपनी दोनों जगह प्रॉफिट सेम ही कमाएगी, कंपनी का लॉस नहीं है, गोल कॉन्ग्रुएंस अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग डिफर करेगी। डिवीजन का इंटरनल डिफरेंस आएगा, इंटरनली जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी। कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट सेम बनने वाली है, इंटरनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बनेगी। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर, यहां तक का समझा। चलो ध्यान देते हैं। अब यहां तक का समझा? हाँ सर। अब देखो, ये हो गया। अब यहाँ तो ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना बहुत ईजी है। इसने कितने में बेचा? सर इसने 95,000 में, इसने 77 में। सर इसने 77,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स 77,000 में बेचे, तो सर पर यूनिट कितने का? सर पर यूनिट सिंपल 15.4 रुपीज। तो इसके लिए डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग 15.4 रुपीज आएगा। सर इसके लिए क्या आएगा? सर 95,000 अपॉन 8,000। 95,000 रुपीज में 8,000 यूनिट बेच दिए। सो 95 डिवाइडेड बाई 8,000 दैट इज 11.875। दोनों के ट्रांसफर प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, या 15.38 आ रहा है या 15.4 आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा फर्क आ रहा है, लेकिन दोनों मेथड में कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड्स हो गए। कौन से? एक शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड, जान पूछ के शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट, जितना खर्चा लगा उसके बेसिस पे बांटना। और दूसरा, सर दूसरा सिंपल है ना, दूसरा तो डायरेक्टली आप मार्केट के बेसिस पे बांट रहे हो, उसी के बेसिस पे दोनों बंटवा है। हाँ सर, ठीक है, यस सर। अब समझना, अब इस पे एनालिसिस पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर वो कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो ओवरऑल प्रॉफिट सेम है, मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। यस सर, सिर्फ मेथड अलग फॉलो किया, उस चक्कर में ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन का अलग अलग होगा। यहाँ तक भी ये सब मैंने बोल के रखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यस सर। दूसरा, दोनों का लिख देना 15.38 एंड 15.4 डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो ना, तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फर्क होता है, वो इधर लिखा हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फर्क होता है जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो। कैसे? सर कॉस्टिंग देखो, 75,000 के लिए मेरे को 5,000 यूनिट के लिए 75,000 लग रहे हैं, मतलब 15 रुपए लग रहे हैं। वही सर जब मैं 8,000 के लिए करता हूँ तो मेरे को 10 रुपए लगता है, तो मेरा खर्चा ही कम हो जा रहा है। जब मेरा खर्चा कम हो रहा है तो इवेंचुअली मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग भी चेंज होगा। बस यही चीज तुमको लिखनी है, समझा ये चीज? यस सर। समझा? एनालाइज कैसे करोगे, पहले डिटरमाइन कैसे करोगे, फिर एनालाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ध्यान देना। सर ये इतने फॉर्मूले बेटा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिंपल सा समझा रहा हूँ। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब अपन परफॉर्मेंस मेजरमेंट में अच्छे से करके आए हैं, मैं तुमको यहाँ कंसेप्चुअली क्लियर कर दे देता हूँ। ठीक है, चीजें, ताकि तुम्हें फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़े। देखो ऐसे भी बहुत कुछ याद करना है, तो जो याद करना है वो करो ना, जो कंसेप्चुअली हो रहा है उसमें क्यों मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ध्यान दो इधर।
डिवीजन ए ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन बी। डिवीजन ए क्या करता है, वो डिवीजन बी को गुड्स ट्रांसफर करता है। ए क्या है, डिवीजन बी को गुड्स ट्रांसफर करता है। डिवीजन ए इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। डिवीजन ए जो है वो 10 रुपए का मार्जिनल कॉस्ट इनकर करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। यस सर। क्या हो रहा है, डिवीजन ए गुड्स ट्रांसफर करते हैं डिवीजन बी को, मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए पे। तो डिवीजन ए 10 रुपए पे मतलब मार्जिनल, डिवीजन ए डिवीजन बी को गुड्स ट्रांसफर करता है। डिवीजन ए को जो खर्चा लग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। यस सर, 10 रुपए का लग रहा है, हाँ सर। एंड डिवीजन बी इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपए। डिवीजन बी को समझना, डिवीजन बी को क्या क्या खर्चे लग रहे हैं। एक तो इसको इनपुट आएगा तो वो एक खर्चा लगेगा। यस सर, जो भी जितना की ट्रांसफर प्राइस आएगी वो, अभी के लिए एक्स समझो, हाँ सर। उसके अलावा इसको 5 रुपए और लगेगा, अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज डालेगा। यस सर। और ये बेचता कितने में है, यहाँ लिखा हुआ है। एंड सेल्स एक्सटर्नली, फिनिश प्रोडक्ट सेल्स एक्सटर्नली 20 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस 20 रुपए में कर रहा है। हाँ सर। अब खुद सोचना, एक बार सिर्फ ध्यान लगाना, मैं बी के पर्सपेक्टिव से, अभी बी खुद को समझो। मैं 20 रुपए में मार्केट में बेच पा रहा हूँ, हाँ सर। मेरे को मार्केट में 20 रुपए में बेचने के लिए मेरे को मेरे 5 रुपए की सर्विसेज लगानी है, मैं उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ सर। तो 15 रुपए का जो है, अगर मेरा रॉ मटेरियल 15 रुपए तक आया तो मुझे प्रॉफिट है। अगर मेरा रॉ मटेरियल 16 रुपए का आ गया तो 16 और 5 21, और मैं 20 रुपए में बेच पाऊंगा, मेरे को 1 रुपए जेब से देना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। तो मैं मैक्सिमम कितना दूंगा रॉ मटेरियल के लिए, खुद ही सोचना। सर मैक्सिमम आप 15 रुपए दोगे। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है 5 रुपए का खर्चा तो आपको लगना ही है उसको 20 रुपए में बेचने के लिए। हाँ सर। तो जब 5 रुपए का खर्चा मेरे को लगना ही है उसको 20 रुपए बेचने के लिए, तो मैं 15 में ही लूंगा ना, उससे ज्यादा में लूंगा तो पागल हूं मैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि उससे ज्यादा में लेने के लिए, नहीं सर। तो उससे ज्यादा में आप लोगे नहीं, कितने में लोगे सर, 15 में लोगे। बंटी तो वो नहीं हो ना आप, तो 15 में लोगे आप। हाँ सर, 15 रुपए में लूंगा। अब जब मैं 15 रुपीज में वो लूंगा तो मेरा मैक्सिमम कितना पे करूंगा मैं, 15 रुपए। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिविडेंड ए शुड चार्ज अज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट। अब पहला क्वेश्चन समझो डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से। बी केस में मैंने आपको बताया कि बी मैक्सिमम 15 रुपए देगा, बी उससे ज्यादा देगा नहीं, उसको परवड़ेगा नहीं। अब समझो ए, समझो डिवीजन ए क्या सोचेगा, भाई मेरे को मार्जिनल खर्चा 10 रुपए लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने को मेरे को 10 रुपए लग रहा है, गिरी से गिरी हालत में मैं 10 रुपए में दूं तो मेरे को खर्चा तो नहीं लगेगा, डिपार्टमेंट का लॉस नहीं होगा, कंपनी का ओवरऑल लॉस नहीं होगा। मैं 10 रुपए खर्चा लग रहा है, उतने में ही मैं बेच दे रहा हूं सामने वाले कंपनी को, क्योंकि अभी मार्केट अवेलेबल नहीं है। ध्यान देना, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट। कोई एक्सटर्नल मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एक्सटर्नल मार्केट अवेलेबल ही नहीं है तो जितने में मेरे को खर्चा लग रहा है, अगर मैं उतने में भी बेचूं तो भी चलता ना, मेरा तो मार्जिनल खर्चा निकल रहा है। मैं 10 रुपए कुछ कमा नहीं रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन नो लॉस है। ध्यान देना, अगर मैं 10 से कम में बेचूं तो मेरे को लॉस होगा। मैं जानबूझ के क्वेश्चंस बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एक बार इसको टाइम लगेगा चलता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए। तो मैं 10 रुपए से कम में तो नहीं बेच रहा, मैं मिनिमम 10 रुपए में बेचूंगा, जो कि मेरा वेरिएबल खर्चा है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। यस सर। तो पहला वाला क्या, एट वॉट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, 10 रुपीज। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट छोड़ो, ये फॉर्मूला छोड़ो, तुम्हें समझाना कि क्यों मार्जिनल कॉस्ट है। मुझे यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए लग रहा है, मैं उससे कम में तो बेचूंगा नहीं, बेवकूफ तो हूं नहीं, तो 10 में ही बेचूंगा, तो इसीलिए। यस। और मार्केट भी अवेलेबल नहीं है, मार्केट अवेलेबल होता, इसी केस में समझो अगर मार्केट अवेलेबल होता, समझना, इफ डिवीजन बी कैन बाय द इंटरमीडिएट पार्ट, जो भी पार्ट चाहिए एक्सटर्नली 14 रुपए में। समझो अगर बी के पास चॉइस है कि वो मार्केट से 14 रुपए में खरीद ले या वो मार्केट से 18 रुपए में खरीदे, दो ऑप्शन, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अभी ये 14 वाले ही देखते हैं। हाँ सर। अब मेरे को बताओ, मैं बोल रहा था मैं पहले मैक्सिमम 15 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे को मार्केट में 14 रुपए में मिल रहा है, तो मैं डिवीजन ए को मैक्सिमम कितना दूंगा, खुद ही सोचना, खुद ही सोचना। मैं अगर बी हूं तो मैं कितना दूंगा डिवीजन ए को मैक्सिमम। सर आप डिवीजन ए को दोगे मैक्सिमम 14 रुपए, क्योंकि जब आपको मार्केट में उससे सस्ता मिल जाएगा तो आप घर से क्यों खरीदोगे, समझ रहे हो। तो मैं जान पूछ के 14 रुपए में ही दूंगा मैक्सिमम प्राइस। तो मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई, मैक्स लिमिट मैक्स हो गई 14 रुपए।
और मिनिमम मैं कितना बेयर करूंगा, मिनिमम। अब समझना, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ डिवीजन ए कैन चार्ज, मैक्स प्राइस होगी 14 रुपए, एंड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद एक्सटर्नल मार्केट मैक्स प्राइस में 14 रुपए चार्ज कर पाऊंगा। डिवीजन ए मैक्स 14 चार्ज कर पाएगा। हाँ सर। मिनिमम कितना करेगा यार, मिनिमम तो वो जितना उसको खर्चा लग रहा है उतना तो करेगा ही ना प्रभु, जितना खर्चा लग रहा प्रभु उतना तो करेगा ही, तो मिनिमम 10 रुपए तो करेगा ही, तो 10 से 14 के बीच में चलेगा। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि इसके बीच में प्राइस रहेगा, बाकी निगोशिएशन स्किल्स है दोनों डिपार्टमेंट की। लिख देना ना कि भाई जैसे अपन लिखते हैं ना सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स में, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में, वैसे यहां भी लिख देने का। ये चीज समझी, मैक्सिमम 14 रुपए क्यों आया। हाँ सर, वही लिखा हुआ इधर, ये छोड़ो ना, नेट मार्जिनल लोअर ऑफ, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है टू कंक्लूड ट्रांसफर प्राइस रेंज इज बिटवीन 10 एंड 14 रुपीज। लोअर ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू, एक्सटर्नल बाय इन, काम का नहीं है। कंसेप्चुअली समझा मैंने क्या बताया, जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला वो समझे क्या, कि मार्केट में भाई मैं पहले 15 मैक्सिमम दे रहा था, अब मुझे मार्केट में 14 का मिल रहा, मैं क्यों 15 का खरीदूंगा, बेवकूफ थोड़ी हूं, तो मैं 14 रुपए दूंगा, और 10 रुपए तो मिनिमम लेगा ही, तो बीच में 10 और 14 के बीच में रहे, गोल कॉन्ग्रुएंस तभी प्रमोट होगा। नेक्स्ट assume that intermediate goods of division A can be sold externally 12 रुपए। अब दिमाग लगाओ, अब यहां सोचो, डिवीजन ए क्या बोल रहा है, भाई मैं मार्केट में 12 रुपए में गुड्स बेच पाऊंगा। अब समझना, तुम डिवीजन ए हो, ठीक है, हाँ सर, तुम्हारे लिए मार्केट में 12 रुपए में तुम गुड्स बेच पाओगे। अब तुम क्या सोचोगे, मार्केट में 12 रुपए में बेच पा रहे हो, क्या तुम डिवीजन बी को 12 से कम में दोगे, दोगे कि नहीं दोगे। सर क्यों दूंगा, मैं उसको 10 में तो अब तो देने ही नहीं वाला हूं, तो अब मेरा मिनिमम अमाउंट ही 12 रुपए हो गया, जितना मेरे को मार्केट से मिल रहा है उतना तो मेरे को तेरे से चाहिए। अगर मैं तेरे को 10 रुपए में दूंगा तो मेरा 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये चीज समझना, तेरे को अगर मैं 10 रुपए का दूंगा तो मेरे को 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। हाँ सर, मेरे को 2 रुपए का लॉस होगा, तो मैं मिनिमम 12 रुपए में बेचूंगा, डिवीजन ए सोच रहा है। और बताओ, हाउ डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, सोल्ड एक्सटर्नली, और मैक्सिमम 15 था, लेकिन अभी बोल रहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट द ट्रांसफर प्राइस रेंज में डिवीजन बी कैन प्रोक्योर द पार्ट एक्सटर्नली 14 रुपए, वही सेम है। मैक्स कितना देगा डिवीजन बी, मैक्स डिवीजन बी कितना देगा, मैक्स कितना देगा वो, सर मैक्स वो ऑफ कोर्स, अब ए के पर्सपेक्टिव सोचोगे तो ए तो मैक्सिमम लाख रुपए में बेच दे। मैक्स हमेशा सोचना जो खरीदता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जो सेल करता है ना उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम सोचना कि भाई बेचने वाला एकदम कम में कितने में जाएगा और खरीदने वाला एकदम ज्यादा कितने में जाएगा। नॉर्मल सेल्स का ट्रांजेक्शन है ये। मैं कपड़े खरीदने गया, शोरूम मॉल में गया, मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा 5,000 का या 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा 10,000 का। अब मैं मैक्सिमम उस कोई भी मेरे को सूट लेना है, मैं मैक्सिमम 10,000 रुपीज दूंगा। अब वो सूट 20,000 का मुझे नहीं, मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं मैक्सिमम 10,000 दूंगा। बायर क्या सोचेगा, जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि यार मैं मैक्सिमम, मेरे को सूट जो 20,000 का सर को अच्छा लगा 10,000 में चाहिए, वो सूट मेरे को घर पे 12,000 का पड़ता, तो मैं गिरी से गिरी हालत में 12,000 में दे सकता, उससे कम में नहीं दे सकता। समझा अभी मैं क्या बोल रहा। हमेशा जो मिनिमम प्राइस है वो सोचना उस डिवीजन के बारे में जो सेल कर रहा, सेलर के पर्सपेक्टिव से मिनिमम प्राइस सोचना और बायर के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम प्राइस सोचना, ये एक ब्रह्मास्त्र समझ लो, ठीक है। ओके सर, तो मैक्सिमम कितना देगा, 14 रुपए, तो अब मेरी रेंज क्या होगी, 12 से 14 के बीच में, 12 to 14। अब ये एक्सटर्नल सेल्स प्राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें लॉजिकली खुद ही समझ जाएगा। ये सब छोड़ो ना, काय के लिए फॉर्मूले इतने याद करना, कंसेप्चुअली चीजें समझो ना, क्यों फॉर्मूले बैठ के रटना है, कंसेप्चुअली चीजें समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, सब समझ जाएगा। यस सर, सो डिवीजन बी एट मच लोअर कॉस्ट, ठीक है, समझा। 14 से 12 के बीच में प्राइस होगी। निगोशिएशन स्किल्स ऑफ मैनेजर, मैंने बोला ये साथ में लिख देना, निगोशिएशन स्किल्स ऑफ मैनेजर। ये समझा क्या, तो इतने सारे फॉर्मूले से अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई ना, इतने फॉर्मूले से अच्छा अपन ने कॉन्सेप्ट ठीक से समझाना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ने के तरीके थोड़े अलग होते हैं रादर देन जो आपके नॉन प्रैक्टिकल है, ठीक है, यहां तक का समझा। हाँ सर, नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये छोड़ो, कैपेसिटी वैपेसिटी ये सब हटाओ, सिंपल। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट डे ये ऐसे क्वेश्चंस देख के जाने। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले आपको बॉटल नेक पता है, अपन ने बॉटल नेक डिटेल में पढ़ के चैप्टर नंबर 3 में। एक बार नहीं यार रिवाइज आ रहा तो बॉटल नेक रिवाइज करके आओ, ठीक है, उसके बाद ही ये समझेगा, ठीक है। बॉटल नेक रिवाइज करके आओ, आ गए बॉटल नेक रिवाइज करके, हाँ सर बॉटल नेक रिवाइज करके आओ।
अब समझना डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी है, उसका एक डिवीजन है, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, एक्स वाई और जेड। एक ही डिवीजन 3 प्रोडक्ट बनाता है, तीनों प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स इसके लिए 800 है, ठीक है, 800 है, हाँ सर, इसके लिए 500 है, और सर इसके लिए 300 है। 800 500 300, सॉरी 800 500 300 मैक्सिमम सेल। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा जब भी सेलिंग और वेरिएबल है ना, कंट्रीब्यूशन लिख लेना उसके बाजू में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन लिख दो। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 63, कितना होगा 63, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऑफ कोर्स ये पता ही होगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 92 माइनस 24, 68, हाँ सर। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर, 52, कितना होगा सर, सर 52 होगा। अब अपने को बोला हुआ है प्रोडक्ट वाई जो है, वाई वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ये एक और डिवीजन अपने डिवीजन बी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट द मैक्स क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट। मैक्सिमम 300 यूनिट तुमको ट्रांसफर करना है डिवीजन बी को, मैक्सिमम 300 बोला है, यस। डिवीजन बी सेम प्रोडक्ट ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं 45 पे। इस एक लाइन पे एक चीज समझना चाहिए तुमको कि डिवीजन बी मैक्सिमम कितना देगा। क्या बोला था सर, सर जो मैक्सिमम है वो हमेशा बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना। बायर कौन है, डिवीजन बी है। वो मैक्सिमम कितना देगा सर, वो 45 में मार्केट से खरीद सकता है 45 रुपीज में। तो मैक्सिमम कितना पे करेगा सर, 45 रुपीज पे करेगा। कितना करेगा सर, 45 रुपीज। तो ये वो मैक्स प्राइस है जो वो पे करेगा, उससे ऊपर तो पे ही नहीं कर रहा। यस सर, ये समझा, हाँ सर, यहाँ तक का पार्ट समझा। अब अगली क्वेश्चन या कवर नहीं होता, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। आपको पूछा ट्रांसफर प्राइस बताओ, वो 300 यूनिट के लिए जो आप वाई को दोगे, सॉरी 300 यूनिट वाई के जो आप बी को दोगे, अगर टोटल लेबर आवर्स, कुछ तो कंस्ट्रेंट ला दिया, बॉटल नेक क्या हो गया, लेबर आवर्स हो गया। आपके पास लेबर आवर 13,000 घंटे है, 8,000 घंटे है, 12,000 घंटे। अब समझो यहाँ क्या बोला हुआ है, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ डिवीजन ए। जब भी जो बॉटल नेक होता है ना, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने, सिंपल मेथड, बॉटल नेक के बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन। 63 रुपीज आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हो ना, वो 6 घंटे काम करके कमा रहे हो। कितने घंटे, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 6 घंटे लग रहे हैं, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप एक यूनिट का कमा रहे हो, तो 6 घंटे में आप 63 रुपीज कमा रहे हो। यस सर, तो एक घंटे में कितना कमा रहे हो, 63 डिवाइड बाय 6। तो बेटा एक घंटे में एक्स के लिए तुम कमा रहे हो 10.5 रुपीज पर आवर, पर लेबर आवर, टू बी और स्पेसिफिक, पर लेबर आवर। हाँ सर, क्योंकि 6 घंटे के लेबर आवर करके मैं 63 रुपीज कमा रहा हूँ। सिमिलरली सर 8 घंटे के लेबर आवर करके मैं 68 रुपीज कमा रहा हूँ। तो वाई के लिए मैं कितना कमा रहा हूँ, 68 डिवाइडेड बाई 8। सो वाई के लिए मैं 8.5 रुपीज पर लेबर आवर कमा रहा हूँ वाई के लिए। यस सर। सर और जेड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर जेड के लिए मैं 52 डिवाइडेड बाय 4। तो जेड के लिए सर मैं 13 रुपए पर लेबर आवर कमा रहा हूँ। हाँ सर, अब समझना सबसे ज्यादा मैं किस में कमा रहा हूँ सर, एक, अगर मैं एक लेबर आर, अब मेरे पास लेबर आर का अगर कंस्ट्रेंट है, मेरे पास कम लेबर आर है, तो मैं सबसे पहले तो ये खत्म करूंगा ना जेड, क्योंकि इसमें मैं 1 घंटा काम करवा रहा हूं तो मेरे को 13 रुपए मिल रहा है। यस सर, तो इसकी रैंक 1 हो गई। यस सर। सर सेकंड पे एक्स की रैंक हो गई, सर थर्ड पे वाई की रैंक हो गई। यही सेम चीज आपकी इधर लिखी हुई, इसको हटाओ इंस्टीट्यूट को, मेथड को, ये समझो। देखो मेथड अलग है, मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इंस्टीट्यूट को एग्जाम में पास होना है ना, ध्यान देना। फर्स्ट, सॉरी, सेकंड, थर्ड, ये आ गया, रैंकिंग दे दी आपने, हाँ सर रैंकिंग दे दी। अब ध्यान दो, यहाँ हो गया, हाँ सर। तो आपको ही समझ रहा है, अगर लेबर आर कम है तो सबसे पहले आप जेड में दोगे, उसके बाद एक्स में दोगे, और फिर बचा तो वाई में दोगे। हाँ सर। अब सबसे पहले बेटा, अगर तुम्हारे पास है ही 13,000 घंटे, हाँ सर, अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स की टोटल डिमांड कितनी थी सर, 800 थी। यहाँ लिखा हुआ है मार्केट डिमांड 800 है, हाँ सर। अब एक यूनिट बनाने को मेरे को 6 घंटे लगते हैं, तो 800 इंटू 6 टोटल आवर्स हो गए, हाँ सर। 800 इंटू 6 4800। यस सर। तो एक्स बनाने को मेरे को लगेंगे 4800। यस सर। सिमिलरली सर वाई बनाने को मेरे को कितना लगेगा सर, 500 इंटू 8, सर 4000 घंटे, क्योंकि 500 एक्सटर्नल डिमांड है, 8 घंटे एक यूनिट को लगता है। सर जेड बनाने को 300 इंटू 4, सर जेड बनाने को 1200। तो इन तीनों का टोटल कितना है, 10,000 घंटे।
तो मिनिमम मेरे को मार्केट की डिमांड खत्म करने के लिए 10,000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अब पहले केस में मेरे पास 13,000 घंटे, तो पहले मैं 10,000 घंटे करके मार्केट की डिमांड फुलफिल कर दूं। यस सर। अब मेरे पास कितने बचे सर? 13 में से 10 गए तो मेरे पास 3,000 घंटे बचे। हाँ सर। अब जो 3,000 आवर्स बच गए, यस सर, अब यहां ध्यान देना, 3,000 आवर्स मेरे को प्रोडक्ट वाई कितने में देना, सॉरी मेरे को प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट्स देना है सर? 300 यूनिट देना है। हाँ सर, वाई के सर एक यूनिट के लिए मेरे को 8 घंटे लगते हैं, 8 रुपए बोल रहा हूँ, 8 घंटे लगते हैं। यस सर। तो सर 300 यूनिट के लिए कितना लगेगा सर? सिंपल है ना सर, सर 300 इंटू 8 मतलब सर 2400 आवर्स लग जाएंगे। कितने लगेंगे? 2400 घंटे। हाँ सर। मेरे पास एडिशनली कितना है सर? सर 3000 है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर, मैं आराम से इसकी डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। मेरे पास 3,000 घंटे, मेरे को लगने ही 2400। यस सर। तो यहाँ तक चल गया। यहाँ तक सिंपल सा, यहाँ तक हमको कंसेप्ट भी समझ गया कि 3,000 के 2400। अब ट्रांसफर प्राइस पूछा है बेटा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? खुद ही सोचना, खुद ही सोचना मिनिमम कितना होगा। मैं इतने जम जम के चिल्लाया हूँ। ये 300 घंटे आप मिनिमम कितने में बेचोगे? आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, तुम्हारे को जरूरत नहीं है 3,000 घंटे का, तुम काम नहीं करते तो चलता, तो तुम कितने में बेचोगे? सर सिंपल है ना, कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबल है? जितना वेरिएबल खर्चा लग रहा है उतने में बेच दूं। वेरिएबल खर्चा सर आपको 24 रुपए लग रहा है। अगर आप ये यूनिट्स नहीं भी बनाते तो भी आपको लॉस नहीं होता। बना रहे हो एक्सेस कैपेसिटी तो 24 रुपए में बेच दो ना, क्या करना है? क्या करना है? 24 रुपए में बेच दो, जितना वेरिएबल खर्चा है। यस सर। क्योंकि उसके ऑफकोर्स डिवीजन वाई तो चाहेगा ही वो ऊपर बेचे, लेकिन ओवरऑल कंपनी क्या चाहेगी कि भाई चुपचाप जितना का खर्चा लग रहा है उतने में बेच दे, तूने ऐसे भी तेरे हिस्से का प्रॉफिट कमा लिया है। यस सर। तो कितने में बेचेगा सर वो सर 24 रुपए में बेचेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? 24 मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा हूँ। यस सर। और डिवीजन बी कितने में देना खरीदना चाहेगा सर? वो 45 रुपीज में खरीदना चाहेगा। डिवीजन बी नेट 45 रुपीज में खरीदना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं 24 और 45 के बीच का कहीं प्राइस आएगा, विच इस क्योंकि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, दोनों के बीच में निगोशिएशन होगा, तो वो बात की बात है। अपने को सिर्फ रेंज बतानी है। रेंज क्या होगी सर? सर 24 से ज्यादा होगा, ये इक्विवेलेंट होगा प्राइस जो भी है रुपीज, और सर वो मैक्सिमम होगा 45। समझा? ये रेंज हो गई। यस सर। नेक्स्ट केस 8,000 घंटे, यहां दिमाग लगा। 8,000 घंटे के 8,000 घंटे। यस सर। अब मेरे को बता, मेरे पास तो टोटली 10,000 घंटे मेरे को मार्केट डिमांड करनी है। अब अगर 8,000 घंटे में मेरे को बेचना ही है, देना ही है बाय को, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एक चीज समझो, सबसे पहले मैं जेड के तो 1200 घंटे हो गए और इसके 4800 आवर्स हो गए। सबसे पहले तो मैं ये दोनों ही खत्म करूंगा। मैंने यहाँ रैंक बताई है, रैंक के बेसिस पे पहले मैं जेड की डिमांड पूरी करूंगा, फिर एक्स की करूंगा, फिर वाई पे आऊंगा। तो जेड और एक्स की अगर मैं डिमांड पूरी कर देता हूं तो मेरे पास कितने आवर्स बच गए सर? 1200 इसमें गए और 4800 इसमें। तो सर मेरे 6,000 घंटे जा चुके हैं। हाँ सर। अब अब समझो, मेरे पास बचे कितने? मेरे पास 2,000 घंटे हैं। हाँ सर। क्योंकि 8,000 टोटल आवर्स है, उसमें से 6,000 जा चुके हैं, तो मेरे पास 2,000 घंटे बचे। मुझे अगर डिमांड पूरी करनी है ये 300 यूनिट की, किसकी सर? ये 300 यूनिट की। हाँ सर, ये 300 यूनिट की डिमांड पूरी करनी, अलग केस है ये। तो सर मुझे 300 यूनिट पूरी करनी, तो मुझे 2400 घंटे लगने वाले। सर कैसे? अरे सर वापिस ना सर जी, ये देखिए 300, सॉरी ये 300 यूनिट फुलफिल करने 8 यूनिट 8 आवर्स लगते, तो 300 इंटू 8 2400 आवर्स लगेंगे। यस सर। मेरे पास है ही सर जी कितने? मेरे पास सर जी 2,000 ही यूनिट्स है। तो गुरुजी क्या होगा, जब 2,000 यूनिट्स है, मेरे को डिमांड 2400 की पूरी करनी, मेरे को 400 और आवर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ सर। अब मुझे बताओ, उल्टा सोचो। सबसे पहले तो मैं डिवीजन जेड को उसके 1200 बेच दिए। यस सर। फिर मैं डिवीजन एक्स पे आता हूं। अब मेरे को इसके तो 2,000 चाहिए ही चाहिए और 400 और चाहिए। तो वो 400 में कहां से लूंगा सर? आप डिवीजन एक्स से लोगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपने जेड फुलफिल कर दिया। आप उल्टा आ रहे हो। आप काम कैसे कर रहे हो? सबसे पहले जेड की डिमांड फुलफिल करी, फिर एक्स की करी, फिर वाई पे आ रहे हो। अब वाई के तो आर्स आपको चाहिए ही चाहिए, और आपको और 400 चाहिए, तो आप किससे लोगे सर? एक्स से लोगे। अब एक्स से जो मैं 400 आर ले रहा हूं, समझना इस चीज को, एक्स से जो मैं 400 आर ले रहा हूं उसके कारण क्या हो रहा है? मैं एक्स की मार्केट डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक्स के 400 यूनिट कम करवाने पड़ रहे हैं। यस सर। अब जब मैं एक्स के 400 यूनिट कम करवा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को,
400 आवर्स, जब मैं x से 400 आवर्स कम ले रहा हूँ, यस सर, मुझे बताओ x 400 आवर्स मतलब x का x एक, समझो x के 400 आवर्स, x एक घंटे में अगर x में काम करवाता मैं तो मेरे को 10.5 रुपए मिलते। अब मैं 400 आवर कम काम करवा रहा हूं, ध्यान देना, 400 आवर वापिस ले रहा हूं, मैं कम काम करवा रहा हूं, तो मेरे को जो 10.5 रुपए पर आवर मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, ये मेरा लॉस हो गया, मेरा खर्चा है ये, मेरे को जो 10.5 मिलने वाले थे वो अब नहीं मिल रहे, तो मेरा क्या लॉस हुआ, 10.5 इंटू 400, 10.5 एक घंटे के, और 400 घंटे मेरे चले गए, तो 10.5 इंटू 400, 4200 रुपीज का एक ये लॉस तो मेरा है, ये है, हाँ सर ये लॉस तो है, ये है 4200 का लॉस तो है, यस सर। अब ये तो हो गया जो मेरा लॉस हुआ, ये भी मैं रिकवर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं ऑफकोर्स, अब मैं जो उसको कॉन्ट्री मतलब उसको जो प्राइस कोट करूंगा वो मैं कैसे करूंगा उस पर ध्यान देना। अब ये 4200 रहने दो, ये 4200 को अभी के लिए रहने दो, इतना तो लॉस हो गया, ठीक है, इतना तो मेरा लॉस हो गया, हाँ सर। और अब ध्यान देना, अब जो मेरे पास 2000 घंटे है, वो 2000 घंटे पे मैं कितना कंट्रीब्यूट, अगर मैं मार्केट में बेचा होता, ध्यान देना, यही 2000 आवर्स के यूनिट्स बना के मैं मार्केट में बेचा होता, तो मैं कितना कमाया होता, 8.5 रुपीज पर आवर, और 2000 घंटे है तो 8.5 इंटू 2000, 17,000 मैंने कमाए होते, वो भी मैं अभी उतना तो लूंगा ही मिनिमम, तो इससे मिनिमम में 8.5 के हिसाब से 17,000, ये 17 तो चाहिए ही चाहिए, और ये 4200 का लॉस मेरे को अलग हुआ है 400 यूनिट एडिशनल बनाने के, 400 आवर्स जो मैंने यूज किए, यस सर। अब मेरे को 17,000 लगे प्लस 4200 लगे, 21,200 तो बेटा मैं तेरे से मिनिमम लूंगा, 21,200 तो मैं तेरे से मिनिमम लूंगा ही लूंगा, 21,200, हाँ सर, ये टोटल कॉस्ट है। अब अगर इसी को तेरे को पर यूनिट निकालना है तो 21,200 सॉरी डिवाइडेड बाय 300, 70.67, हाँ सर। अब मेरे को बताओ, मैं बोल रहा हूं मैं तेरे से मिनिमम 70.67 लूंगा, मिनिमम प्राइस है, इससे कम में मेरे को परवड़ेगा ही नहीं, हाँ सर, क्योंकि इतना तो मेरे को लॉस हो गया 70.67 का। अब वो बोलेगा डिवीजन बी वाला, अरे मैं बाहर मार्केट से 45 में खरीद सकता, मैं तेरे से इतना महंगा क्यों खरीदूंगा, तो वो मना कर देगा, तो ये कभी डील होने ही नहीं वाली है, बस अपने को प्राइस निकाल के रखना था, ठीक है, समझा क्या, ये 70.67, हाँ सर। इसके अलावा अब ये 70.67 के अलावा 24 रुपए जो आपका पर यूनिट का कॉस्ट लग रहा है, उतना तो उससे और लोगे ही लोगे, समझ रहे हो, 70.67 के अलावा तुम उससे और 24 रुपए लोगे, जब 70.67 पे ही डील क्रैक नहीं हो रही है तो 24 रुपए और लेके कैसे मानेगा, मतलब टोटल कितना होगा वो 70.67 प्लस 24, अपन उससे 94.67 रुपीज मांगने वाले डिवीजन ए, वो मानेगा कि डिवीजन बी नहीं, ये 70.67 का तो तेरे यूनिट्स बनाने को मेरे को खर्चा लग गया, मेरा कंट्रीब्यूशन ही चला गया जो मैं मार्केट में बेचा होता, लेकिन और 24 रुपए जो मेरे को यूनिट बनाने का लगा वो तो तू देगा ही देगा, तो तू नेट मेरे को 94.67 देना चाहिए था, डिवीजन बी मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये पूरा प्रोडक्ट 45 रुपीज में पड़ रहा है, देखिए यार लिखा हुआ है, तो ये डील कभी होने ही नहीं वाली, ये इंस्टीट्यूट ने इधर लिखा है देखिए 94.67 एंड सो 45 इट वुड बी चीपर टू परचेस कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड, तो ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये चीज समझी, यस सर ये चीज समझी, यहां तक का समझा क्या, हाँ सर यहां तक का समझा, ये चीज समझी, यस सर ये चीज समझ गई। अब नेक्स्ट थर्ड वाला केस, पहले दो हो गए, तीसरे केस में 12,000 घंटे, वापिस सेम लॉजिक लगाओ, चलो आओ लॉजिक लगाते हैं, सोचो यहाँ मेरे पास 10,000 घंटे है, यस सर, तो मैं 12,000 घंटे के लिए मेरे पास एडिशनल 2000 आवर्स है, हाँ सर, इतने 2000 घंटे तो मेरे पास है ही है, ये तो मैं यूज कर ही लूंगा, लेकिन मेरे को 2400 आवर्स चाहिए, इतने देर से अपन वही निकाल रहे, मेरे को 2400 आवर्स चाहिए। अब जब मेरे को 400 घंटे और चाहिए, अब मैं 400 घंटे किससे निकालूंगा, अब आप सर पहले वाई से निकालोगे, क्योंकि सबसे पहले आपने जेड की डिमांड फुलफिल करी, फिर आपने एक्स की करी, अब आप वाई की कर रहे हो, और फिर आपके पास एडिशनल है तो एडिशनल भी यूज हो गए, अब वापिस आना है तो वाई से आएगा, तो वाई से मैं लूंगा 400 यूनिट, हो सर 400, वाई से मैं लूंगा 400 घंटे, यस सर। अब ये जो 400 घंटे वाई से लूंगा इस पे मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, 8.5 रुपए जो मैं मार्केट में बेच के कमाया होता, तो 400 इंटू 8.5, 3400 रुपए तो मेरे ऐसे ही लॉस है जो मेरे को देना है, यस सर, प्लस प्लस 3400 रुपए हो गए, हाँ सर, ये 3400 रुपए टोटल कितने यूनिट्स पे है, और ये 3400 हो गया, अभी समझना, हाँ सर ये 3400 हो गया,
ये हो गया एक खर्चा जो मेरे को 400 घंटे का एडिशनल पड़ा है। इसके अलावा मेरे का वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ रहा है सर? 24, सॉरी, अरे हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपए पड़ ही रहा है। यस सर। तो यहाँ पर 24 रुपए इंटू कितने यूनिट्स बेच रहे हो सर? 300। तो 24 इंटू 300, 7200। हाँ सर। तो दैट इज 3400 प्लस 7200, 10,600, 300 यूनिट के लिए। सो पर यूनिट कितना होगा वो? 35.34। कितना होगा बेटा? 35.34। अब बताओ, ये मिनिमम है, मैक्सिमम वापिस कितना होगा सर? मैक्सिमम वही 45 रुपीज। यस सर। तो बताओ, मिनिमम में 35.3, मैक्सिमम 45, निगोशिएशन होगा, बीच का कोई प्राइस आएगा, वो सिंपल है। सिर्फ ये समझा क्या मैंने? 2000 जो एडिशनल है उस पर क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन लिया? क्योंकि उससे मेरा लॉस कुछ नहीं हो रहा ना, मेरा कुछ जा नहीं रहा वो 2000 में। यार वो 2000 की कैपेसिटी खाली जा रही थी, मैंने बस उसको यूज कर लिया। तो उसको यूज करने में जो 24 रुपए लगे उतने मैंने ले लिए। समझ रहा क्या? हाँ सर। समझी क्या ये चीज? यस सर, ये चीज समझी। चलो नेक्स्ट। और मेरा लॉस क्या हो रहा है? मेरे को वाई से 300 आवर्स निकालने हैं ना, सॉरी 300 आवर्स बोल रहा हूं, 400 आवर्स वाई से निकालने हैं। तो जो 400 घंटे वाई से निकालने हैं, एक घंटे में मैं 8.5 रुपए कमा सकता था। तो वो जो 3400 रुपए में नहीं कमा पा रहा हूं, वो भी तो मैं डिवीजन ट्रांसफर प्राइस में मांगूंगा सामने वाले डिवीजन से, कि तेरे कारण मेरा वो लॉस हो रहा, तो तू मेरे को वो पैसे दे। समझा ये चीज? ये चीज समझी? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। एक बार सिर्फ थोड़ा स्लोली समझो, खत्म। बार बार समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया? हाँ सर। अब यही इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला। सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, ठीक है? ये वाला एक एग्जाम्पल देख लेते। अब ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? कंपनी के दो डिविजन है। क्या है सर? सर दो डिविजन है, एक है डिवीजन ए, एक है डिवीजन बी। यस सर। एक यूनिट ऑफ डिवीजन ए इज एन इनपुट फॉर ईच यूनिट ऑफ डिवीजन बी। एक यूनिट ऑफ डिवीजन ए का इनपुट है डिवीजन बी के लिए। यस सर। कैपेसिटी 50,000 और 30,000 है मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स की। इतनी कैपेसिटी, इतने यूनिट्स बना सकते हैं, और मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स 30,000 है। यस सर। अब इस लाइन का मतलब समझना, फिक्स कॉस्ट अप टू 30,000, मतलब मैं 30,000 यूनिट बना रहा हूं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है 4,30,000। 30,000 से ज्यादा यूनिट बना रहा हूं, तो इट इंक्रीजेस बाय 50,000 फॉर एवरी 10,000 यूनिट। मतलब अगर मैं 50,000 यूनिट बना रहा हूं, तो मेरे को 50,000 दो बार लगेंगे, मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 4,30,000 प्लस 1,00,000 रुपए जो लगने वाला था। हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं 40,000 यूनिट ही बना रहा था, तो मेरा क्या पड़ता था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे को कितना पड़ा था सर? 50,000 ही पड़े होते, तो मेरे 4,80,000 यहाँ पड़े होते, 5,30,000, और यहाँ पड़े होते 4,80,000, 50,000 ऐड हो जाते हैं। यस सर। ये एक चीज समझी? यस सर। स्टेप अप कॉस्ट जो अपन ने पढ़ा, ये वैसा ही रहता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है 55 रुपए, जो तो लगने ही वाला है। वेरिएबल सेलिंग खर्चा, अगर आप एक्सटर्नल मार्केट में बेच रहे हो, तो आपको लग रहा है 10 रुपए, और स्पेशल ऑर्डर के लिए 5 रुपए। सर ऐसा क्यों स्पेशल ऑर्डर और ट्रांसफर के लिए कम लग रहा है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है, मैंने इतने बार बोला है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, बहुत सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं, अगर आपके कस्टमर खुद ऑफिस आ जाए तो, ठीक है? यस सर। तो वो दो खर्चे, इसीलिए यहाँ 5 रुपए। यस। सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल वालों को 80 रुपए, और स्पेशल सेल्स क्या है मैं बताऊंगा, 70 रुपए का। आगे स्पेशल ऑर्डर मिलेगा, इधर बताने वाले हैं, बट डेटा उधर पूरा दिया हुआ इसीलिए। नेक्स्ट, बी जो है वो इनपुट ए से खरीद सकता है। इनपुट ए के जगह जो इनपुट ए सॉरी ए डिवीजन से जो इनपुट खरीद रहा है, वो इनपुट अगर वो बाहर से खरीदे, तो स्लाइटली इनकम्प्लीट स्टेज में 45 रुपए में खरीदेगा। कितने में? स्लाइटली इनकम्प्लीट स्टेज में 45 रुपीज, एंड विल इनकर सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस ऑफ 30 रुपीज। तो वो 45 रुपीज का जो यूनिट खरीदेगा, उसमें और काम करने हैं उसको, तब जाके उसके कंपनी के लिए वो काम आएगा, उसको रॉ मटेरियल यूज कर पाएगा, उसके लिए उसको और 30 रुपए लगाने। खुद ही सोचना, मैं 45 का खरीद रहा हूँ प्लस और 30 रुपए लगा रहा हूँ, मतलब मैं 75 रुपीज तक पे करूंगा, क्योंकि इतना खर्चा मेरे को ऐसे भी लगना है अगर मैं इनपुट डिवीजन की जगह कहीं और से लेता हूँ। ये चीज समझी? 45 का मैं सेमी कंप्लीट गुड खरीद रहा हूँ, उसको मैं कंप्लीट करने के लिए 30 रुपए लगा रहा हूँ, तो नेट में कंप्लीशन के बाद 75 रुपीज लगा रहा हूँ। यस सर। एट अ स्टेज विच इज रिसीव गुड्स फ्रॉम डिवीजन ए,
डिवीजन बी इज विलिंग टू पे मैक्सिमम ऑफ 75। ये नहीं भी बताता तो भी अपने को समझ जाता 35 + 45 तो मैक्सिमम 75 देगा, ठीक है। इफ डिवीजन ए सप्लाइज इट्स एंटायर डिमांड ऑफ 45,000, इस चीज का ध्यान देना। अगर वो 75 कब देगा, अगर डिवीजन ए उसकी पूरी डिमांड को सप्लाई कर रहा है जो कि 45,000 यूनिट, कितने की, 45,000 की एंटायर डिमांड अगर वो मान रहा है तो ही, अगर पूरी की पूरी डिमांड सप्लाई कर रहा है तो ही 75। सर नहीं कर रहा तो लिखा हुआ है इफ डिवीजन ए सप्लाइज लेसर क्वांटिटी, उससे कम, ये नहीं बोला कितनी, एक क्वांटिटी भी अगर तू 44,999 भी कर रहा है तो भी तेरे को 70 रुपए में पड़ेगा। कितने में पड़ेगा, तो डिवीजन बी मैक्सिमम 70 रुपीज देगा। ये चीज समझो। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज उसको एक यूनिट बाहर से खरीदनी पड़ेगी, देन वो यूनिट के पीछे उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट सब खर्चे, तो यूजुअली ऐसा होता ही है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि अगर, एक्सक्यूज मी, अगर आप एक सेकेंड ना, अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करते हो तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनी। नेक्स्ट, डिवीजन ए के पास एक स्पेशल ऑर्डर आया है, मैंने बोला ना स्पेशल सेल्स है, वो यही है, स्पेशल ऑर्डर आया है 15,000 यूनिट का, विच इट नीड्स टू आइदर एक्सेप्ट इन फुल, या तो ये 15,000 यूनिट पूरे फुल एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर दो। डिवीजन ए में चूज टू अवॉइड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट ऑन ट्रांसफर टू बी। समझना, ये जो 5 रुपए का खर्चा है ना, ये अवॉइड कर सकती है, 5 रुपए वाला, ये नहीं, ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस एक्सटर्नल सेल्स वाला लगेगा ही, ये 5 रुपए का तुम अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। कब, जब आपको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी, फिक्स्ड ओवरहेड 50,000, 50,000 रुपए की एक मशीन खरीदनी पड़ेगी, तब आप ये 5 रुपए का खर्चा अवॉइड कर सकते हो। अब खुद सोचना, अगर मैं 10,000 से कम यूनिट्स बेच रहा हूं तो मुझे ये मशीन लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 9,000 यूनिट बेच रहा हूँ, 9,000 इंटू 5 मेरे को लगे होते 45,000, मशीन पड़ी है मेरे को 50,000 की अवॉइड करने के लिए, बेवकूफ हो गया मैं ये लूंगा नहीं, तो मतलब मेरे को 10,000 से ऊपर ही यूनिट्स देने पड़ेंगे तभी जाके मेरे को मशीन लेना पड़ेगा। हाँ सर, 10,000 से ऊपर ही यूनिट्स लेने पड़ेंगे तभी जाके आपको मशीन लेना पड़ेगा। पहले ये समझो मैं मशीन लूंगा कि नहीं लूंगा, इस चीज पे ध्यान देना। मैं क्यों मशीन लूंगा, मेरे पास कितने केसेस है, इस क्वेश्चन में केसेस कितने हैं, मेरे पास केस है, ये मैं मैक्सिमम कैपेसिटी है 50,000, मेरे पास एक केस है, केस ए, कि मैं डिवीजन बी को बोलूँ भाई तू अभी के लिए रुक, मैं पहले एक्सटर्नल सेल्स फुलफिल करता हूँ 30,000 की, यस सर, 30,000 की एक्सटर्नल सेल्स फुलफिल करता हूँ, हाँ सर। अब मेरे पास कैपेसिटी बची है 20,000 की, ऑफकोर्स फिक्स खर्चा लगाने के बाद, हाँ सर। अब ये 20,000 की कैपेसिटी में मैं काम करता हूँ, पहले जो स्पेशल ऑर्डर है वो फुलफिल करता हूँ 15,000 का, यस सर, और बाकी का बचा हुआ डिवीजन बी को दे देता हूँ 5,000 का। एक मेरे पास ये ऑप्शन है, यस सर, अभी के लिए समझो एक ये ऑप्शन है, यस सर। एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं एक्सटर्नल सेल्स 30,000 की फुलफिल करता हूँ, हाँ सर, जो 20,000 बचा है वो पूरे का पूरा डिवीजन बी को दे देता हूँ 20,000 वाला, स्पेशल ऑर्डर लेता ही नहीं और मैं ले भी नहीं सकता, मतलब मेरे पास दो ही चीज है, तो स्पेशल ऑर्डर लूंगा या तो नहीं लूंगा, लूंगा तो ये केस आएगा, और नहीं लूंगा तो सीधा सीधा 20,000 पूरा मेरे को डिवीजन बी को देना पड़ेगा। ये दूसरा केस हो गया, यस सर। सर एक तीसरा केस और है, बताइए सर, आप डिवीजन बी की डिमांड फुलफिल कर लो पहले पूरी 45,000 की, हाँ सर, अब मेरे पास 5,000 यूनिट बचे। अब समझना, 5,000 में मैं एक्सटर्नल स्पेशल सेल्स नहीं ले सकता क्योंकि स्पेशल सेल की कंडीशन है पूरे 15,000 चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे, तो वो तो नहीं ले सकता। तो अब जो बाकी के 5,000 है वो मैं एक्सटर्नली बेच दूं, तो एक्सटर्नल सेल्स। अब ये मेरे पास केस आ गए सारे, इसके अलावा और कोई केस नहीं, यही पूरे केस है, ठीक है, यही पूरे केस है, यस सर, यही केस है ना पूरे, हाँ सर। अब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चलो एक और केस आ जाता है, एक और केस मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग को लग रहा होगा एक और केस है, मैं पहले जो स्पेशल ऑर्डर है वो फुलफिल कर देता हूँ, स्पेशल ऑर्डर 15,000 का, अब मेरे पास लिमिट बटी 35,000 की, यस सर, तो वो जो 35,000 की लिमिट है उसमें से मैं काम करता हूँ, बी को दे देता हूँ पूरा 35,000, हाँ सर। ये कुछ केसेस है मेरे पास, हाँ सर, ये 4 केसेस आ गए। अब ये 4 केस में कौन सा केस लेना है, उसके पहले ये सोचो, हर एक में, इसमें मैं 15,000 यूनिट स्पेशल ऑर्डर के दे रहा हूँ, हाँ सर, और 5,000 एक्सटर्नल के, मतलब बी के, यस सर। इस केस में मैं 20,000 बी के दे रहा हूँ, इस केस में भी मैं 45,000 बी के दे रहा हूँ,
और इस केस में मैं 35,000 बी के दे रहा हूँ, 15,000 इसके दे रहा हूँ। मैंने ये इसीलिए बताया कि मुझे मशीन लेनी चाहिए अंडर एनी केसेस। जो भी केस है सब में मैं मशीन तो ले ही लूंगा ना, क्योंकि मशीन मेरे को कब नहीं जमती थी, जब मैं 10,000 से कम यूनिट करता था। मैं इसमें भी 10,000 से ज्यादा है, इसमें भी 10,000 से ज्यादा है, इसमें भी 10,000 से ज्यादा है, ये 45,000 वाला, और इसमें भी 10,000 से ज्यादा है। तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मैं 10,000 से ज्यादा यूनिट्स कर रहा, तो मैं मशीन तो लेने ही वाला, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना कि मशीन तो तुमने ले ली है, कोई भी केस लगाओ मशीन तो ले ली है। यस सर। अब मैं एक एक का कंट्रीब्यूशन निकालता हूं। एक्सटर्नल सेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? अगर मैं बी को 45 से 45 देता हूं तो कितना होगा, और अगर बी को 45 से बेटा कम देता हूं, ठीक है, 45 से बी को कम देता हूं। और तीसरा केस जो स्पेशल ऑर्डर सेल्स है, स्पेशल ऑर्डर सबका निकालते हैं। हाँ सर, अब ध्यान देते, कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं मैं, अब ध्यान देना इधर। सबकी सेलिंग प्राइस कितनी है, इसको हटाओ। सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल मार्केट के लिए 80 है, कितनी है, 80 है सेलिंग प्राइस है। हाँ सर। जब बी को मैं 45,000 दे रहा हूं तब कितनी है, तब है सेलिंग प्राइस। जब बी को मैं 45 पूरे दे रहा हूं तब वो मेरे को कितना दे रहा है, 75। कितना दे रहा है डिवीजन ए को, 75, तो तब है 75। जब नहीं दे रहा हूं तो 70। स्पेशल ऑर्डर वाला ऐसे ही मेरे से 70 में लेने वाला, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ सर, स्पेशल ऑर्डर वाला 70 में ले रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो चाहे मैं डिवीजन को दूं, स्पेशल ऑर्डर दूं, इतना तो मेरे को खर्चा लगना ही है पर यूनिट, तो ये 55 रुपए तो लगना ही है। हाँ सर। अब इसके बाद लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो एस ई लिख देते सेलिंग एक्सपेंसेस। हाँ सर। अब ध्यान देना, अब मेरे को बताओ सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे को किस किस में लगेगा, किस किस में नहीं लगेगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एक्सटर्नल सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स का मेरे को हर केस में लगने ही वाला है, तो ये 10 रुपए तो मेरे को लगेगा ही लगेगा। हाँ सर, ये 10 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा मैंने अभी बोला कोई भी केस हो, 45,000 से ज्यादा है, 45,000 से कम है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मैं मशीन तो खरीदने ही वाला हूँ ये 50,000 डाल के। हाँ सर। तो मेरे को ये जो 10 रुपए है, ये 5 रुपए है, ये तो नहीं लगने वाला है क्योंकि मैंने मशीन खरीद ली है, तो ये 5 रुपए मेरे को लगेगा ही नहीं। तो मेरे को कितना खर्चा लगेगा, 80 में से 55 में से 10, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 15, इसका कंट्रीब्यूशन है 20, इसका कंट्रीब्यूशन है 15, और इसका कंट्रीब्यूशन है 15। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, रैंक दो। सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से खर्चे माइनस कर दो, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आ गया बी को जब पूरे 45 दे रहे हो। यस सर। सेकेंड कंट्रीब्यूशन, सर जब बी को लेस देन 45, इसको भी सेकेंड और इसको भी सेकेंड, इन तीनों में कोई डिफरेंस है नहीं। सर ये देखो ना, इधर सॉल्व किया हुआ है, देखिए। ट्रांसफर टू बी 45,000, 20 रुपए, 15 ऑर्डर अलग है लेकिन समझ रहे हो। हाँ सर, ये चीज समझी। अब तुम ही बताओ सबसे पहले अपन क्या लेंगे। सर ये वाला केस लेंगे, बी को पूरे 45 ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा केस आएगा, सर एक ही केस आएगा, ये वाला, बी को पूरे के पूरे 45 ट्रांसफर कर दो। हाँ सर। क्या करो, बी को पूरे के पूरे 45,000 ट्रांसफर कर दो। हाँ सर। अब ध्यान देना, अभी इन्होंने लिखा हुआ है डिवीजन बी को 45 एंड एक्सटर्नल सेल्स को 5,000। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं अपन, इधर ही पास में ही बना लेते हैं, मैं आपको इसी को ओरली समझा देता हूँ। डिवीजन बी को मैं अब ए के पर्सपेक्टिव से समझो, डिवीजन बी को मैं कितना कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ मैं, सर 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ। कितना कमा रहा हूँ, 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ। यस सर। तो मैं पूरे 45,000 यूनिट उसको दूंगा, तो ये ए का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। मैंने सेल्स कितने की है, सर जो 45,000 आप बी को दे रहे हो, उस एक पे आप 20 रुपए कमा रहे हो। हाँ सर। तो 9 लाख रुपए तो वो कमा लिए। यस सर। सर और एक सेल कर रहे हो आप, देखो यहाँ अपने इसमें 5,000 एक्सटर्नल, तो सर 5,000 आप एक्सटर्नल बेच रहे हो, राइटिंग को छोड़ो कंसेप्ट समझो, 5,000 एक्सटर्नल को बेच रहे हो। एक्सटर्नल में सर आप कितना कमा रहे हो, सर 15 रुपए कमा रहे हो। सर एक्सटर्नल को 15 रुपए, 75,000। हाँ सर। अब सर वेरिएबल कॉस्ट तो आपने यहाँ माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट भी लगा होगा सर, हाँ एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगा होगा। सर कितना लगा है, ध्यान देना, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, यहाँ ध्यान देना, समझना इधर फिक्स कॉस्ट कितना लगा है। प्रॉफिट निकाल रहे इसलिए फिक्स कॉस्ट समझो। हाँ सर।
4,30,000। मेरे को अभी यूनिट्स पूरे 50,000 बनाने। यस सर। तो मेरा फिक्स कॉस्ट है, देखो 4,30,000 तो मेरे को लगना ही है। यस सर। उसके अलावा, इसके अलावा और क्या, हर 10,000 यूनिट के लिए मेरे को कितना ज्यादा लगना है, 50,000 ज्यादा लगना है। हाँ सर। हर 10,000 यूनिट के लिए 50,000। अब जब मैं बना 50,000 रहा हूँ, 30,000 से 20,000 ज्यादा, तो मेरे को कितना लगेगा, 10,000 के दो दो केस लगेगा, मतलब 50-50, 1,00,000 रुपए लगेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा मेरे को लग जाएगा 5,30,000। हाँ सर। ये एफसी हो गया। यस सर। अब मुझे मशीन का भी एक खर्चा लग रहा है, ये देख, ये वाला जो मशीन का खर्चा है 50,000। यस सर। ये मशीन का भी खर्चा लगेगा। यस सर। तो ये मशीन कॉस्ट भी लगेगा 50,000। हाँ सर, ये मशीन कॉस्ट भी लगेगा 50,000 का। और कोई खर्चा है क्या, देख लो। हम्म, और तो कोई खर्चा है नहीं सर। तो अब इसको आपको टोटल प्रॉफिट निकालने का है, तो टोटल प्रॉफिट होगा 9,75,000 माइनस 5,80,000। सो 3,95,000 का आइडियल सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 3,95,000 का। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से टाइम देके प्लीज फिर से देख। क्या किया अपन ने, केसेस बना लिए। उसके बाद अपन ने केसेस से क्या समझा कि मेरे को मशीन लेना अनिवार्य है, तो मैं मशीन तो लूंगा ही। तो वो एक फिक्स खर्चा लग गया। फिर अपन ने कंट्रीब्यूशन निकाला, अपने को समझा सबसे ज्यादा अपन जब पूरे 45,000 पे करेंगे तब, पूरे 45,000 यूनिट्स देंगे तब पड़ेगा। तो अपन ने वो सॉल्व किया। देन उसके बाद समझा, ऑर्डर समझा। यस। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर भी वही है, 3,95,000। हाँ सर। अब आपको पहली व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर डिवीजन है, शो द प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी निकाल ली। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस अंडर इफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इज चूजन। वेरी गुड। बेस्ट स्ट्रेटजी पूछा, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस पूछा। अब यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ इंस्टीट्यूट ने जो किया अपन उससे अलग मेथड करेंगे। इंस्टीट्यूट ने जो 70 रुपए निकाला अपन उससे अलग, अपन 70 आंसर आएगा लेकिन एक अलग तरीके से आएगा। ध्यान देना इसको, मैं क्या बता रहा हूँ इस चीज पे ध्यान देना। यस। अभी मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, अब इधर ध्यान देना। ठीक है, प्लीज यहाँ ध्यान देना, ये अलग कंसेप्चुअली आपको ये समझ जाएगा। अब समझ रहा, अब डिवीजन ए के तुम मैनेजर हो, तुम समझो, तुम्हें डिवीजन बी को देना है। तुम सबसे पहले क्या सोचोगे, सर मैं 55 रुपए तो दूंगा ही, मांगूंगा ही ना मिनिमम, क्योंकि उतना तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग। यस सर, 55 रुपए तो तुम मांगोगे ही मांगोगे। हाँ सर। अब चूंकि डिवीजन बी ने मांगा है और अपने को सिर्फ 45,000 वाली स्ट्रैटेजी पे निकालना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी, अंडर दी बेस्ट स्ट्रैटेजी, और बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनी कौन सी थी, 45,000 पूरे बी को देने का। यस सर। अब समझो, ये अब समझना क्या क्या ज्यादा के खर्चे लगे। अगर ये डिवीजन बी होता ही नहीं, अस्तित्व में होता ही नहीं, तो मैं क्या करा होता, तो मैं मेरे 30,000 यूनिट पूरे के पूरे सेल कर दिया होता। हाँ सर, मेरे पूरे के पूरे 30,000 यूनिट मार्केट में बेचा होता। अगर अभी के लिए समझो, तो अपन ने केसेस बनाए हैं, अगर डिवीजन बी होता ही नहीं तो मैं क्या करा होता सर, तो मैं क्या करा होता, डिवीजन बी होता ही नहीं, होता ही नहीं तो मैं क्या करा होता, तो सर मैं 30,000 मार्केट की डिमांड पूरी करा होता, 30,000 जो एक्सटर्नल मार्केट की डिमांड। यस सर। और 15,000 का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होता, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होता, अगर बी होता ही नहीं। हाँ सर, मैं यही किया होता, यही किया होता। यस सर, यही किया होता। अब यहाँ ध्यान देना, वही सेम चीज इधर कर, अभी तुम वो कर नहीं पा रहे हो। हाँ सर। अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो अब मैं कर नहीं पा रहा तो मेरा क्या लॉस हुआ, मैं वो करता तो मेरे को क्या मिलता। ये जो 30,000 यूनिट तुम मार्केट में बेचे होते, उसमें तुमने कितना कमाया होता, ध्यान देना। यही एक्सटर्नल सेल्स का या कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है ना, 15 रुपए। कितना कमाया होता बेटा, 15 रुपए कमाए होते। कितने कमाए होते बेटा, सर 15 रुपए कमाए होते। कितने कमाए होते, वो जो 30,000 तुम मार्केट में बेचने वाले थे, सर वो 30,000 यूनिट पे मैं 15 रुपए कमाता था। अभी बी को मानना ही नहीं, बी एग्जिस्ट करता है। यस सर। ये सारे खर्चे इसीलिए लगे ना क्योंकि बी ने मांगा, अगर वो मांगता ही नहीं तो खर्चे ही नहीं लगे होते। तो ये 30,000 इंटू 15, 4.5 लाख रुपए मेरे को खर्चा लगा है, मतलब मेरा लॉस हुआ है। मैं इतना कमाया होता, मैं इतना कमा नहीं पा रहा हूँ। यस सर। मैं इतना कमा पा रहा था, मैं कमाया नहीं, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी इतनी कमाने की, लेकिन मैं कमा नहीं पा रहा क्योंकि मैं तेरे को दे रहा हूँ 45,000। यस सर। अब उसके अलावा मैं वो स्पेशल ऑर्डर लेता 15,000 का, उसमें भी मैं 15 रुपए कमाया होता है। देखो स्पेशल ऑर्डर का भी अपना 15 रुपये आया कॉन्ट्रीब्यूशन। यस सर। तो उस पर मैं कितना कमाया होता, 2,25,000। हाँ सर। टोटल में कितना कमाया होता,
सर 6,75,000। हाँ सर, इतना आप कमाए होते जो आप कमा नहीं पा रहे हो अभी। यस सर, इतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। यस सर, इसके अलावा ये तो मेरा लॉस हो गया जो मैं तेरे कारण कमा नहीं पा रहा हूँ। इतना तो मेरा एडिशनल लॉस हुआ, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उतना तो खर्चा लगेगा ही मेरे को। वो कितना होगा? वो होगा सर 45,000 इंटू 55। हाँ सर, 45,000 इंटू 55। हाँ सर, तो वो हो गया 224,75,000। यस सर, टोटल खर्चा मेरे को कितना लगा प्लस 6,75,000, 31,50,000। यस सर, इतना खर्चा मेरे को लगा है फॉर 45,000 यूनिट्स। इतना खर्चा मेरे को लगा है फॉर 45,000 यूनिट्स के लिए। तो मैं इतना तो तेरे से लूंगा ही, इतना तो तेरे को मेरे को देना ही है। तो तू मेरे को मिनिमम 70 रुपीज पर यूनिट देगा, विच इज आपका आ गया इधर 70 रुपए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ये चीज समझी क्या? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे आया, अप्रोच अलग लगाया। सर एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान देना। ऐसे टाइम क्या सोचना बेटा, बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर बी एग्जिस्ट ही नहीं होता तो मैं क्या करा होता? मैं जो मेरी 30,000 के प्रोडक्ट्स है जिसकी मेरी मार्केट में डिमांड है, अभी एक्सटर्नल डिमांड है, तो मैं 30,000 मार्केट में बेचा था 15 रुपए के हिसाब से, कॉन्ट्रीब्यूशन 4.5 लाख। यस। दूसरा, ये 15,000 इंटू 15 2,25,000 मैंने बेचे होते। सेम मैं वो ऑर्डर ले रहा था, बी है ही नहीं ना, तो अभी मैं और 20,000 कैपेसिटी है ना, तो मैं 15,000 का वो स्पेशल ऑर्डर उठा के 2,25,000 और कमा लेता। यस सर। अब तुम में से काफी लोगों का डाउट आएगा, सर आपने तो वो खर्चा लिया ही नहीं जो एडिशनली लग गया, ये फिक्स कॉस्ट वाला 1,00,000। बेटा वो समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके ब्रेन में आया तो वेरी गुड। ये वाला एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना ही है कि ये क्यों नहीं लिए, और दूसरा ये स्पेशल वाला क्यों नहीं लिए 50,000 वाला। ये दोनों भी तो खर्चा इसीलिए लगा क्योंकि बी एग्जिस्ट करता। वेरी गुड, ये खर्चा लगा, लेकिन वो खर्चा इसमें भी लगा होता। कैसे सर? समझो, मैंने क्या बोला था, अगर मैं 10,000 से ऊपर का यूनिट कर रहा हूं तो मेरे को मशीन लेना पड़ेगा। इस केस में भी बेटा मैं 15,000 की मशीन बेच रहा ना, 15,000 यूनिट बेच रहा ना, तो मैं ज्यादा ही बेच रहा ना 10,000 से, तो मैं 50,000 की तो मशीन लूंगा ही लूंगा। हाँ सर, 50,000 की तो मशीन लूंगा ही लूंगा। नहीं तो मेरे को कितना खर्चा पड़ता? 15,000 इंटू 5 रुपए पर यूनिट, 7.5 लाख, सॉरी 75,000, और जो मेरे को पड़ा है सिर्फ 50,000। हाँ सर, तो मैं मशीन तो लूंगा ही लूंगा। दूसरा, आपका वो फिक्स कॉस्ट वाला लग रहा है, तो फिक्स कॉस्ट देखो 4,30,000 है। उसके बाद बोला है हर 10,000 यूनिट के लिए 50,000 ज्यादा लगेंगे। यहां मैं टोटल 30 प्लस 15 45,000 यूनिट बना रहा हूँ। हाँ सर, 45,000 यूनिट बना रहे हो। ऑलरेडी आप 30,000 से ज्यादा बना रहे हो, तो पहले 10,000 पे तो आपको पूरे का पूरा लगना ही है 50,000। हाँ सर। अब तुम में से काफी लोगों का डाउट आएगा, सर अब तो अपन और 5,000 ही ले रहे, तो यहाँ 25,000 ही आएगा। बेटा ऐसा नहीं होता फिक्स कॉस्ट में, एक यूनिट भी ज्यादा बनाओगे तो पूरे का पूरा खर्चा लगेगा। ये बस समझो, बस की रेंटल सर्विसेज। अपन लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैंने बस हायर करी है, ठीक है, मैंने बस हायर करी है, 40 सीटर बस है। पहले 30-80 लोग आ रहे थे, बस का कॉस्ट था 2 लाख फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर, रेंट का समझ लो, एसी वॉल्वो बस है। अब क्या हुआ, 3 बच्चे और आ गए, 2 तो मैं और ये बस में बैठा दूं। यस सर, लेकिन एक बच्चे के लिए मेरे को बस लेनी पड़ेगी। अभी समझो सिर्फ बस ही अवेलेबल है, तो चाहे वो बस में फिर एक बच्चा बैठे या बाकी के 40 बैठे, मुझे पूरे का पूरा खर्चा लग चुका है 2 लाख, जो नई बस रेंट पे ली है। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगेगा, जो मैंने एडिशनल 5,000 बनाए, इरिस्पेक्टिव 5,000 बनाओ, 1,000 बनाओ, 2,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, मेरे को पूरे का पूरा खर्चा जो है वो पूरे का पूरा 50,000 लगने ही वाला है। तो जब ये खर्चा लगने ही वाला है, जो खर्चा दोनों तरफ लगने वाला है, उसका बी के स्पेशल हिस्से तो कुछ नहीं हुआ। बी अस्तित्व में होता या नहीं होता, मेरे को ये खर्चा तो लगना ही था, इसीलिए मैंने ये 2 खर्चे नहीं लिए। एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको चाहे तो घुमा सकता है, कुछ केसेस ऐसे हो गए जिसमें आपका शायद वेरिएबल खर्चा नहीं लगा होता, जैसे इसी केस में अगर कोई और केस होता यही सेम में, अगर समझ लो ऐसा इंस्टीट्यूट बोल देता कि अगर आप 5,000 यूनिट बना रहे हो तो आपको 2,500 25,000 लगेंगे, और 10,000 बना रहे हो तो आपको 50,000, तब आपको और 25,000 का खर्चा इसमें ऐड करना होता। समझ रहे हो? कब ऐड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल में जा रहा हूं। कब ऐड करना, ठीक है, समझा? कब ऐड करना, क्योंकि एडिशनली आपको लगा होता, अगर बी एग्जिस्ट नहीं कर होता तो वो और खर्चा लगा होता। अभी तो दोनों जगह ही खर्चे लग रहे, चाहे बी है या नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। समझ रहा क्या? बी के कारण जो खर्चा लगा है वो आपको डिडक्ट करना है। ये चीज समझी क्या? हाउ सर? चलो यहां तक का ये क्वेश्चन खत्म। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लगते हैं मेरे को ये,
ये अगर आपको समझ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है ये, सॉरी सबसे इजी बोल रहा हूँ, अब तो सबसे इजी हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे कॉन्सेप्चुअल है, सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये चीज समझी, वेरी गुड। चलो देन ये सिनेरियो तो आप कर लोगे, 2 पार्ट और उसके बारे में ही है, ये वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसका अलग मेथड है, एक मेथड मैं फॉलो करता हूँ, वो ही आप वो फॉलो करोगे तो ज्यादा इजी जमेगा, इंस्टीट्यूट के मेथड से सिंपल हो जाता है वो। ठीक है, ध्यान देना अभी इधर। चलो, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, एक इंडिया में है, हाँ सर, और एक इटली में है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। नाउ इंडिया में क्या है, उसकी टोटल कैपेसिटी 10,000 है, वो टोटल 10,000 यूनिट्स या इंजन जो भी वो बनाता है, यस सर, इंजन बनाता है कार के लिए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया का बता रहा है 8,000 रुपीज पर यूनिट। इंडिया का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है सर 8,000 रुपीज, वेरी गुड। एंड डिवीजन कैन सेल 8,000 इंजन, तो डिमांड कितनी है सर, डिमांड है 8,000 यूनिट्स की, इसलिए मैंने अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। एक्सटर्नली टू कस्टमर विद इन इंडिया एट 11,000 पर एनम, तो सेल्स कितनी होगी, सॉरी सेल्स प्राइस बोल रहा हूँ, सेल्स प्राइस कितनी होगी, कितना बोला हुआ है सर, 11,000 रुपए, हाँ सर। लॉजिकली कंट्रीब्यूशन 3,000, हाँ सर। समझ रहा क्या कंट्रीब्यूशन कैसे, 11,000 की सेलिंग प्राइस है, 8,000 का कॉस्ट है, 3,000, और ये 3,000 यूनिट है, इनटू डिमांड कितनी 8,000, सो टोटल वैल्यू कितनी होगी सर, टोटल होगी 3,000 इंटू 8,000, 2 करोड़ 40 लाख, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ 2 करोड़ 40 लाख, यस सर 2 करोड़ 40 लाख की डिमांड हो गई, हाँ सर 2 करोड़ 40 लाख की डिमांड हो गई। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ इसलिए मैं लास्ट लाइन पहले पढ़ रहा हूँ, टैक्स रेट 30% इंडिया में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टैक्स रेट, 30% है। सो टैक्स कितना लगेगा, 30%। मैं डायरेक्ट आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ, आफ्टर टैक्स कितना होगा इसका, 70%, 1 करोड़ 68 लाख रुपीज आफ्टर टैक्स, जो मेरा प्रॉफिट मैंने अर्न किया इंडिया डिवीजन में, कितना अर्न किया है, 1 करोड़ 68 लाख, यस सर। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी अदर डिवीजन, ये हो गया इंडिया का, यहां तक का अपना सॉल्व हो गया, टैक्स रेट भी आ गया। अब अगला पढ़ते, दी अदर डिवीजन, जो दूसरा डिवीजन है, डिवीजन बी, जो इटली में है, मैंने बोला ना दूसरा डिवीजन इटली में है, हाँ सर इटली में दूसरा डिवीजन है, दैट रिक्वायर्स 5,000 इंजन एवरी ईयर, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंसेप्ट से समझा दिया तो ये इंटरनेशनल है, 5,000 एवरी ईयर। इटली को कितने यूनिट से डिमांड में सर, 5,000 यूनिट, यस सर, टू असेंबल देम फर्दर इनटू कार्स, वो अपने काम का नहीं। इट परचेजेस दीज इंजन फ्रॉम अ वेंडर इन इटली, इटली में ही खरीदता है, जो प्राइस कोट कर रहा है 9,000 पर यूनिट। अब आप लोग बोलोगे सर इटली में इंडिया का प्राइस कैसे कोट कर रहा है, बेटा वो एक्चुअली इटली का ही प्राइस कोट कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में दे दिया। एक्चुअली वो इटली में इटली का ही प्राइस कोट कर रहा होता, आपको मनी करेंसी रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। सर इसमें बिड रेट आस्क रेट नहीं, नहीं बेटा इसमें एफएफएम मत डालो, जितना है उतना ही रहने दो, ना एफएफएम ना इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं। आपको सिंपल सा देगा कि वहां समझ लो यूरोज चलते हैं या पाउंड चलते हैं, यूरो मेरे को पता नहीं इटली की करेंसी क्या है, जो भी है, तो इटली में समझ लो यूरोज चलते हैं, तो यूरोज का वो क्या बोलेगा कि आपको 1,000 यूरो में दे रहा है, 1 यूरो की वैल्यू 9 रुपए है, तो आपको बस वो कन्वर्ट करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, बिड रेट है आस्क रेट है, वो सब आपको देगे भी नहीं वो। ठीक है, एक सब्जेक्ट है ना अलग से एसएफएम, उसको उधर टफ करो, डीटी है उसको उधर टफ करो, एससीएमपी को अपने हिसाब से रहने दो, ठीक है। हाँ सर। अब इफ डिवीजन बी टू परचेज दिस यूनिट, कोई इसमें इंटरनेशनल का कोई रूल नहीं लगाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का, प्लीज ज्यादा नॉलेज डेंजरस होता है। इफ डिवीजन बी वर टू परचेज दिस यूनिट फ्रॉम डिवीजन ए, समझो सबसे पहले वो इटली में कितने में खरीदता है, 9,000 रुपए में, हाँ सर। नाउ अगर वो डिवीजन ए से खरीदता इंडिया में तो 10,000 में खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, अब वो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसीलिए, नहीं तो लीगली मतलब लॉजिकली उसने नहीं खरीदना चाहिए, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए अपन लेके चल रहे, तो इंडिया से वो 10,000 में खरीदेगा। सिंस नो सेलिंग एक्सपेंसेस नीडेड टू बी इनकर्ड और इंटरनल सेल्स, वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल खर्चा किसको लगेगा सर, डिवीजन ए को लगेगा, इंडिया वाले को। इंडिया वाले को वेरिएबल खर्चा कितना पड़ रहा है सर, 7,000,
तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे सर अपन 3000। ध्यान देना 3000 कमा रहे कितने 5000 यूनिट्स पे। तो टोटल अपन इंडिया में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो मैं इंडिया में कमाऊंगा, मैं उसको 10,000 दूंगा, 10,000 मेरे को ट्रांसफर करेगा और मेरे को 7,000 खर्चा लगा, 3,000 मैंने इंडिया में कमाया। कौन सा टैक्स रेट लगेगा इस पे, खुद सोचो कौन सा लगेगा। इंडिया में कमाया सर, इंडिया का टैक्स रेट, वेरी गुड, ये चीज समझना, इंडिया में कमाया, इंडिया का टैक्स रेट लगेगा। हाउ सर, प्लीज कोई इसमें मत डालना सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ना सर, टैक्स का प्लीज डीटी मत लगाना, डीटी अलग है ये अलग है, इसमें सिंपल रखो, ठीक है। हाँ सर, सो 3,000 इंटू 5,000, तो 1.5 लाख मैंने, 1.5 करोड़ मैंने टोटल कमा लिए। हाँ सर, 1.5 करोड़ अपने टोटल कमा लिए। ये प्री टैक्स है, आफ्टर टैक्स कितना होगा सर? आफ्टर टैक्स यही सेम चीज होने वाली है, आफ्टर टैक्स 1,05,00,000। अब इसके बाद एक चीज समझना, यहाँ प्लीज दिमाग लगा के ये मत कर देना अरे सर 1,05,00,000 रुपए कमा लिए सर, यही बेस्ट है, इसी से अपन काम कर लेते, 1,05,00,000 रुपए कमा लिए, बेस्ट है। अभी समझो, मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है सर? 10,000 है। इंडियन का यूनिट की बात समझो। हाँ सर, मेरी कैपेसिटी 10,000 है। हाँ सर, मैंने 5,000 इटली वाले को दे दिए, मेरी यहाँ मार्केट में 8,000 डिमांड थी। 8,000 तो नहीं, बट मैं 5,000 तो अभी भी मार्केट में बेच ही सकता हूँ। हाँ सर, 5,000 बेच सकते हो। तो जो मेरे बाकी के 5,000 बचे हैं वो मैं यहाँ बेच दूंगा 3,000 के कंट्रीब्यूशन में। तो जो इंडिया में है ये इटली वाले को जो बेचा, रेड कलर से जो लिखा है ये इटली वाले को बेचा है। हाँ सर, और इंडिया में मैं क्या करूंगा, जो मेरे 5,000 यूनिट्स है, एक यूनिट पे मैं 3,000 कमा रहा हूँ, तो टोटल इस पे भी मैं 1.5 करोड़ कमा लूंगा। आफ्टर टैक्स सेम होगा ये 1,05,00,000। हाँ सर, सर यही बेस्ट है, ये कर लेते हैं। 1,05,00,000, 1,05,00,000, 2,10,00,000 कमा रहे सर, इधर से तो प्रॉफिट ही हो रहा। हाँ हो रहा, लेकिन अभी समझो एक और चीज समझना जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रुप के लिए ओवरऑल सोचना। अभी के लिए समझो, ये जो इटली वाला डिवीजन 9,000 में जो यूनिट खरीद रहा था, 9,000 में, वो अब 10,000 में खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझो, वो कार 12,000 में बना के बेचता था पहले, समझ के चलो 12,000 में बेचता था इटली वाला, मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ ये समझाने के लिए बस। जो इटली वाला डिवीजन है वो पहले 12,000 में कार बनाता था और कार बेच देता था, जा भाई कार जा 12,000 में, कितने में? 12,000 में। हाँ सर, तब उसको फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझो 9,000 का खर्चा जो लगना था वो लगता था, जो रॉ मटेरियल का था, और उसके ऊपर वो बस 1,000 रुपए लेबर के लगाता था। पहले कितना कमाता था वो सर? वो कमाता था 2,000 रुपए। कितना कमाता था? 2,000 रुपए। यस सर। अब क्या हो रहा है, अब वही सेम इटली वाले को अब क्या हो रहा है, अब वो मशीन तो 12 में ही बिकेगी, लेबर के भी उसको 1,000 लगने ही वाले हैं, यहाँ उसका रॉ मटेरियल खर्चा 10,000 से बढ़ गया, तो इन शॉर्ट वो 1,000 रुपए कमा रहा है। मतलब उसका इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो तो 1,000 रुपए का लॉस हो गया। हाँ सर, कहीं ना कहीं उसका लॉस हुआ है। हाँ सर, क्यों हुआ है 1,000 रुपए का लॉस? क्योंकि रॉ मटेरियल 1,000 से बढ़ गया। हाँ सर, और कितने यूनिट वो बेचने वाला है सर? 5,000। तो उसका टोटल लॉस कितना होगा सर? सर 5,000 इंटू 1,000, हाँ सर 50 लाख का लॉस होगा सर। अब एक चीज ध्यान देना, इटली का टैक्स रेट दिया हुआ है, अब एक चीज ध्यान देना, मुझे एक चीज बताओ, पहले मैं कमाता कितना था? अभी के लिए समझो, अगर 5,000 यूनिट बेच रहा हूं तो पहले मैं कितना कमाता था? 5,000 पे 2,000, 1 करोड़ रुपए कमाया होता। इस वाले केस में, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, इस वाले केस में मैंने 1 करोड़ कमाया होता। हाँ सर, 1 CR कमाए होते, उस पर मैं 40% टैक्स भर देता, तो मतलब मैं 60 लाख इधर कमाया होता, अगर मेरा सब ठीक चलता तो। अब जब मैंने 10,000 में यूनिट कमाया, तब मैं कितना कमा रहा हूँ? 1 लाख इंटू 5,000, मतलब मैं 50,000 कमा रहा हूँ। हाँ सर, 50,000 कमा रहे हो, ओ सॉरी 50 लाख कमा रहे हो। हाँ सर, 50 लाख कमा रहा हूँ, 50 लाख पे वापिस 60%, 30 लाख। 30 लाख मैं यहाँ कमा रहा हूँ नए इसमें, और पहले मैं 60 लाख कमा रहा था आफ्टर टैक्स। समझो, बिफोर टैक्स मेरा लॉस कितना है? बिफोर टैक्स मेरा लॉस 50 लाख का है। यहां मैं पहले 1 करोड़ कमा रहा था बिफोर टैक्स, यहाँ 50 लाख कमा रहा था बिफोर टैक्स। यस सर, बिफोर टैक्स लॉस मेरा 50 लाख का है। आफ्टर टैक्स लॉस कितने का है? टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना लॉस का, पढ़ के आया ना, आफ्टर टैक्स लॉस कितने का है? यहाँ 60 लाख कमा रहा था, अब 30 लाख कमा रहा हूँ। आफ्टर टैक्स लॉस कितने का बच गया सर? आफ्टर टैक्स लॉस 30 लाख है।
समझा। आफ्टर टैक्स लॉस कितने का है सर? 30 लाख का है। तो सर मैं नेट लॉस 50 का नहीं सर 30 लाख का कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है तो मेरे को टैक्स भी कम देना पड़ रहा ना। तो आफ्टर टैक्स लॉस मेरा कितने का है? 30,000 का है। यस सर, आफ्टर टैक्स लॉस 30,000 का है। तो इन दोनों के अलावा मेरा एक आफ्टर टैक्स लॉस आएगा 30 लाख का। हाँ सर। अब समझो मेरे को टोटल कितना लगा। दो केस है, केस वन में मैं टोटल कमा रहा हूँ 1,68,00,000, और सेकेंड केस में मैं कितना कमाऊंगा? 1,05,00,000 प्लस 1,05,00,000 दैट इज 2,10,00,000। उसमें से 30 लाख, तो 1,80,00,000 रुपए में कमाऊंगा सेकेंड केस में। हाँ सर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो नेट में 12 लाख ज्यादा कमा रहा हूँ। हाँ सर। ओवरऑल ग्रुप 12 लाख ज्यादा कमा रहा है। यस सर। तो ग्रुप को क्या करना चाहिए सर? क्योंकि ग्रुप 12 लाख ज्यादा कमा रहा है तो ग्रुप को क्या करना है सर? क्योंकि ग्रुप 12 लाख रुपीज ज्यादा कमा रहा है तो ग्रुप को सिंपल है, डिवीजन बी को डिवीजन ए से खरीद लेना चाहिए। सिंपल, यही लिखा हुआ है, देख लो। सर इन्होंने तो अलग सॉल्व किया, इनका सॉल्यूशन छोड़ो यार, तुम मेन लाइन पढ़ो। एज एक्सप्लेन्ड अवर डिवीजन ए बेनिफिट्स बाय 40, छोड़ो, नेट पढ़ो लास्ट लाइन। हेंस द नेट आफ्टर टैक्स बेनिफिट टू द कंपनी इज 12 lakhs। अपने केस में भी 12 लाख आया। हाँ सर। सिर्फ ऐसा या ऐसे खाने का है, बाकी कंसेप्ट समझा? यस सर। अगर आप ये मेथड भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझा? देयरफॉर डिवीजन बी शुड परचेज इंजन फ्रॉम डिवीजन ए। सब चीजें लिखी हुई है, समझा ये चीज? यस सर। ये चीज समझी? हाँ सर। ये स्टडी मैट की जगह पर ना अपना मेथड लगाया, समझा कॉन्सेप्ट? हाँ सर। अब ये इसकी वर्किंग नोट है, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन 1 है। अब ये इलस्ट्रेशन 1 अभी आपकी मॉक टेस्ट में पूछा था MTP2 में। हाँ सर। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए। ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क ट्राई कर लो प्लीज, एक क्वेश्चन बस होमवर्क ट्राई करो, एक क्वेश्चन। नहीं समझता है मेरे को टेलीग्राम पे बोलो, मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ये क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करो। देखो मतलब समझाने को कुछ नहीं, इतने क्वेश्चन समझा, एक और समझा दूं, लेकिन अगर मैं ही समझाऊंगा ना तो तुम्हारा गेन नहीं होगा। अब सब कॉन्सेप्ट्स कर ली, ये एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, जम जाएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जम जाएगा। नहीं जम रहा मैं वीडियो डाल दूं, ठीक है। तो यहाँ अपन ने प्रॉपर 1.25 घंटे दिए, सारे इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के करे, एक इलस्ट्रेशन बस होमवर्क है, इसके बाद कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, ठीक है। इसके बाद ये है टेस्ट योर नॉलेज, तो ये तो आपको खुद ही करके जो डाउट्स है वो पूछने हैं, ठीक है। तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो सारे क्वेश्चंस अगर मैं बता दूंगा ना तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। आपको खुद सोचने का तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर था इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा लिए, समझा? तो यहाँ तक क्लास देखिए, तो क्लास कैसे लगी डू शेयर योर कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में लिख दो, या आपको चाहो तो आप टेलीग्राम पे लिख दो, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।